आज हम उसी लेक्चर सीरीज में आज के लेक्चर के लिए डॉक्टर विजेंद्र जी हैं, उनको हम इंट्रोड्यूस करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने के लिए। और आज हमारा 258 लेक्चर है। आज हेतल मैम इस सेशन में नहीं रह पाएंगी क्योंकि वो लास्ट मोमेंट अर्जेंट मीटिंग आ गई थी, तो आज हम ही करेंगे। तो सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले हम भगवान धन्वंतरी को याद करते हैं। नमामि धन्वन्तरिमादिदेव सुरासुरे वन्दितपादपद्म लोके रुजारुक भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां विविधौषधीनां। तो आज के हमारे जो स्पीकर हैं वो हैं डॉक्टर विजेंद्र कुमार। सर ने अपना यूजी किया है फ्रॉम BHU वाराणसी इन 2011। फिर सर ने वहीं MS प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विभाग से किया है 2014 में। और सर एट प्रेजेंट ही इज वर्किंग एट as assistant professor in PTSR department, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज हॉस्पिटल पटना एंड बिहार। और इससे पहले सर ने लगभग 2 साल NIA में ही एज अ क्लिनिकल रजिस्ट्रार इन प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विभाग में काम किया है। सर का टोटल 6 years ऑफ एक्सपीरियंस है। सर ने ऑलमोस्ट 8 पेपर पब्लिश्ड सर के हैं। सर ने एक बुक एज अ ऑथर भी लिखी है। बहुत से साइंटिफिक पेपर सर ने प्रेजेंट किए हैं। और साथ ही साथ सर ने अपने UG टाइम में महादेव प्रसाद तिवारी गोल्ड मेडल जो अवार्ड है वो भी सर को मिला है। वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। सर का आज का टॉपिक है वुमेन हेल्थ एंड क्रॉनिक पेल्विक पेन। तो यानी आज हमारा टोटल जो लेक्चर है वो लगभग शायद गायनी डेडिकेटेड है, तो मेरे लिए तो पर्सनली ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सर अब बिल्कुल लेट नहीं करते हुए मैं सेशन आपको हैंड ओवर करती हूँ। डॉक्टर विजेंद्र सर। धन्यवाद डॉक्टर दिशा जी। ये विश्व आयुर्वेद परिषद की तरफ से जो अनवरत व्याख्यान माला में मुझे ये अवसर दिया गया है, तो उसके लिए मैं सभी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इस व्याख्यान माला में एक अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये मेरा जो टॉपिक है वो वुमेन हेल्थ एंड क्रोनिक पेल्विक पेन। सबसे नेग्लेक्टेड जो कहें कि हमारे सोसाइटी में जिसको कि सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो वुमन है। और वो हमारे खासकर अपनी कंट्री में जिसमें स्त्रियों को देवी कहा गया है वहाँ नेग्लेक्टेड हो जाती हैं। एक्चुअली नेग्लेक्टेड हम हर परिवार के लिए नहीं कह सकते हैं। हर व्यक्ति का अलग अलग सोचना होता है। कुछ लोग तो सच में वो ईश्वर को देवी ही ये कहें और को देवी ही मानते हैं, परंतु ठीक है जैसे जो जिनका सोच हो, लेकिन वो अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस नहीं रहती हैं, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करती हैं। आज उनके जो कहें महिलाओं के लिए जो ये एक कॉमन कॉम्प्लेंट के रूप में आने वाला जो कहें ये एक डिजीज के तौर पे हम लोग सोचते हैं, लेकिन ये डिजीज नहीं है, इसमें बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ डिजीजेज हैं। और ये उन डिजीजेस के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ये एक सिम्टम के रूप में अपीयर हो रहा होता है क्रोनिक पेल्विक पेन। जैसा कि हम लोग जानते हैं क्रोनिक पेल्विक पेन, हम आगे स्लाइड को हम फॉरवर्ड करते हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन सा जो कंटेंट है। पहले डेफिनेशन पे हम लोग बात करेंगे, एपिडेमियोलॉजी, कॉजेज ऑफ क्रोनिक पेल्विक पेन, उसकी डायग्नोसिस क्या होगी, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। क्रोनिक पेल्विक पेन इस तरह से जो सिस्टमेटाइज स्टडी है आयुर्वेद में हम लोग कहें कि एक जगह पे नहीं कर पाते हैं। उसको हम कोशिश करेंगे कि क्रोनिक पेल्विक पेन को एक सिस्टमेटिक वे में समझने का प्रयास किया जाए। मॉडर्न की जो लिटरेचर्स है चूंकि आज के डेट में ऑर्गेनाइज्ड हो चुकी है, उस लिटरेचर्स के लिए बहुत सारे लोग काम किए हैं। हमारे आचार्यों ने कम काम नहीं किया है, उन्होंने बहुत सारी चीजें बताए हैं। उसको हम थोड़ा असेंबल करें, वो चूंकि कंटेक्चुअल मीनिंग के हिसाब से वो उन्होंने बताए हैं, उसको हम असेंबल करें तो एक जगह अगर
मतलब इससे रिलेट करते हुए या कोरिलेट करते हुए हम स्टडी करेंगे तो हमारी स्टडी भी बहुत साइंटिफिक है। उनके ट्रीटमेंट के लिए हर सिम्टम के लिए वो कहें कि जो डायग्नोसिस मिलेगा मॉडर्न में वो अलग अलग ट्रीटमेंट होगा, लेकिन हमारी जो डिजीज है वो रूट कॉज की ट्रीटमेंट होगी। अब हम लोग आगे फोकस करेंगे वन बाय वन। नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन में देखें क्या है। तो क्रोनिक पेन जो है इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज ए कॉमन कॉम्प्लेंट इन द जनरल पॉपुलेशन। ये बहुत ही आज के डेट में जो कहा है कि हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता मुझे ये पेन नहीं है। कुछ ना कुछ किसी भी तरह का एक पेन कहीं भी हो सकता है बॉडी में। लेकिन हम लोग बात करें क्रोनिक पेन की तो वो एक ड्यूरेशन को बता रहा होता है, वो पेन जो है वो कुछ समय से चला आ रहा होता है। अब उसका टेक्निकल डेफिनेशन हम लोग जब क्रोनिक पेल्विक पेन का पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो है दूसरा एक परिप्रेक्ष्य है कि हाउ एवर देयर इज ए लैक ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट पेन कंडीशन। अगर पेन की बात करें तो कई तरह के पेन हैं, लेकिन उन पेन का एपिडेमियोलॉजिकल एस्पेक्ट में जो कहें कि जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो लिटरेचर्स में बहुत कम पब्लिश्ड हो पाती है। फिर भी कुछ हमारे पास डाटा है, जो पब्लिश्ड डाटा है उसको हम यूटिलाइज करते हुए इसके इंसिडेंस या प्रिवेलेंस की बात हम लोग करेंगे, ठीक है। और एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्रोनिक पेन दैट हैज बीन वर्चुअली इग्नोर्ड इज क्रोनिक पेल्विक पेन इन वुमन। वुमन के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करें, पहले से हम लोग कह रहे थे कि वुमन जो है नेग्लेक्टेड होती है, लेकिन नेग्लेक्टेड के बाद भी उनकी जिम्मेदारियां ज्यादा होती है, इसलिए वो कोशिश अवॉइड करने के लिए, और उसमें वो एक्यूट पेन कब जाके वो क्रोनिक पेन में कन्वर्ट हो जाता है और वो लगातार झेलते चली आ रही होती है। उसके लिए हम कैसे क्या मैनेज करें, हमारे पास क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, मॉडर्न क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, उस सब पे हम लोग बात करेंगे। डेफिनेशन की पहले बात करें, ठीक है। तो द नॉन साइक्लिक पेन ऑफ 6 month ड्यूरेशन localized to the pelvis, anterior abdominal wall below the pelvis or lower back, severe enough to cause functional disability which requires the medical or surgical treatment। तो अब यहाँ पे हम लोगों को इसमें हर पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया है अलग अलग कलर से, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरह का पेन की हम लोग बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि नॉन साइक्लिक टाइप का पेन है, यानी कि इसका जो एक साइकिल जो होता है उसमें रिपीटेशन होता है वो नॉन साइक्लिक है, यानी कि ये कभी भी किसी भी समय अपीयर होने वाला पेन है, जिसका ड्यूरेशन जो है वो 6 month का कम से कम होना चाहिए। यानी कि वो पेन जो है वो 6 month का ड्यूरेशन करता है तो ऑटोमेटिकली वो क्रोनिक की श्रेणी में आ जाता है। दूसरा, इसका लोकलाइज करें कि किस हिस्से का ये पेन को बता रहा है। सबसे पहले तो ये पेल्विस का एरिया बता रहा है, यानी कि पेल्विस जो है वो एक सर्कुलर वे में अगर देखे तो आगे की तरफ क्या होगा, यानी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का जो लोअर पार्ट होगा वो इंक्लूड होगा, और पीछे की तरफ से अगर जाके देखे तो वो बैक इंक्लूड हो जाएगा, ठीक। तो ये पेल्विस का हिस्से को बताना है, ठीक। सीवियर इनफ टू कॉज द फंक्शनल डिसेबिलिटी, यानी कि वो इतना परेशान कर दे कि उसकी जो अपनी रूटीन एक्टिविटी है वो इम्पेयर होने लगे या हैम्पर होने लगे, ठीक। तो ये इतना उसकी इंटेंसिटी जो बताई गई है वो सीवियर इंटेंसिटी का पेन होगा। इसके लिए हमें बिना इंटरवेंशन लिए, यानी या तो हम उसको ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल ऑप्शन चूज करें या कोई सर्जिकल पैथोलॉजी हो तो उसका सर्जिकल करेक्शन करें या सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए जाएं। तो इस तरह का पेन जो है वो लिटरली ये डिफाइन किसी भी तरीके से किया जाए, लेकिन समझने के लिए ये क्रोनिक पेल्विक पेन लोग ऐसे समझेंगे। एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में जब कोई भी एक इंटर्न या उससे ऊपर के लिए रेजिडेंट या पीजी स्कॉलर्स होते हैं या कोई कंसल्टेंट होता है, पेश करता है, पेशेंट हमारे पास आते हैं, ऑलमोस्ट लगभग 10% ऐसे होते हैं पेशेंट जो पेन कॉम्प्लेंट लेके ही आते हैं, और उसको अगर हम क्लियरली अगर अच्छे से डायग्नोज करें तो वो क्रोनिक पेल्विक पेन का कैटेगरी में आएगा। अप्रोक्सीमेटली 20 to 30% आज के डेट में अगर देखें कि जो मॉडर्न गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनकी ओपीडी जो चल ही रही है इस तरह के कंडीशन से, एक तो ठीक है वो ओपीडी बेसिस पे करते हैं,
दूसरा उनके लिए इंटरवेंशन होता है कि डिजीज को डायग्नोज करें, क्या उसकी पैथोलॉजी रही होगी, उस पैथोलॉजी को डिटेक्ट करने के लिए वो लेप्रोस्कोपी एडवाइस करते हैं। लेप्रोस्कोपी एडवाइस करते हैं तो उसमें 20 से 30% जो है उनका फोकस होता है वो लेप्रोस्कोपी में डायग्नोज करने का कि पेन का कारण क्या है। अब पेन का कारण, वो पेशेंट तो पेन लेके आती है, लेकिन कारण क्या है उसको डायग्नोज करने के लिए उन्हें लेप्रोस्कोपी एडवाइस करना पड़ता है। और कई बार तो ये अगर देखा जाए हिस्टेक्टमी में भी कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे 10% केसेस होते हैं जो कि क्रोनिक पेल्विक पेन के रहते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं हिस्टेक्टमी के लिए, और उसको हम लोग कहते हैं कि भाई नहीं, इसमें ऑपरेशन ही उपाय है। अभी हम नहीं कहते हैं, कहने का मतलब एलोपैथिक डॉक्टर्स कहते हैं। आगे हम लोग सोचेंगे कि क्या हम लोग कह सकते हैं या उसको क्या कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसका कॉज के ऊपर हम लोग फोकस करें। अभी तो हम लोग बात करके आए हैं कि नॉन साइक्लिक टाइप का पेन है, इसमें दिख रहा है टाइप में साइक्लिक और ए साइक्लिक, तो ये कॉज के रूप में है। ये साइक्लिक और ए साइक्लिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये दो तरह के क्लासिफिकेशन है। वो उसके कहें कि साइक्लिक या ए साइक्लिक ये कॉजेज होंगे, न कि वो पेन के नॉन साइक्लिक टाइप को हम लोग उससे अलग पढ़ रहे हैं, ठीक। और नॉन साइक्लिक जो पेन कर रहे थे उसमें भी एक्सक्लूड कर दिया जाता है जो क्रोनिक पेल्विक पेन को। तो वो कौन सा पार्ट को एक्सक्लूड किया जाता है? एक तो डिस्मेनोरिया को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, और दूसरा जो होता है प्रेगनेंसी के केसेस को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। वो किस समय कैसे बढ़ रहा है, घट रहा है, उसके साइक्लिकल ऑर्डर को हटाते हुए। यानी नॉन साइक्लिक तो पहले हम लोगों को सोचना है, नॉन साइक्लिक में भी वो प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, और दूसरा डिस्मेनोरिया का पेन इस श्रेणी में नहीं आता है। हाँ, डिस्मेनोरिया जो है वो आगे चल के क्रोनिक पेल्विक पेन का कारण बन जाएगा, जिसको हम लोग अभी हम लोग नीचे के कॉजेज में लोग देखने वाले हैं। तो ये कॉज बनेगा डिस्मेनोरिया आगे चल के क्रोनिक पेल्विक पेन का, और वो साइक्लिक टाइप में हो सकता है। और देखिए दूसरा इसमें दिख रहा है इंटरमेंस्ट्रुअल पेन। एक्चुअली क्या है, मीटल स्मर्ज पेन जो है वो एक तरह का ओवुलर पेन है। जब ओवुलेशन हो रहा होता है उस समय ये पेन अपीयर होता है। तो मिडल स्मर्ज जो पेन होगा उसको हम लोग इंटरमेंस्ट्रुअल पेन के रूप में रखेंगे, और ये साइक्लिक पेन बन सकता है एक तरह से कॉज क्रोनिक पेल्विक पेन का। डिस्मेनोरिया में भी हम लोग जानते हैं कि स्पाज्मोटिक कंजेस्टिव टाइप होते हैं, लेकिन ये डिस्मेनोरिया जब ये खिसका चला जा रहा होता है तो कभी कभी ये अपीयर होता है और ये नॉन साइक्लिक वे में अपीयर होना शुरू हो जाता है। वैसे डिस्मेनोरिया का ऑर्डर होता है कि हाँ ड्यूरिंग वो पीरियड के आसपास के दिनों में, है ना, तो वो उस समय जब अपीयर हो रहा होता है तो वो डिस्मेनोरिया कहलाएगा। लेकिन अब ये किसी भी समय अपीयर होना शुरू करता है तो हम समझते हैं कि ये क्रोनिक पेल्विक पेन की श्रेणी में आएगा, जब इसकी ड्यूरेशन 6 मंथ ऑनवर्ड यानी आगे चल के होगा। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम भी वही है कि यानी कि उसी से रिलेटेड है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के समय में अपीयर होगा तो वो पेन बिफोर मेंस्ट्रुएशन के समय अपीयर होता है और डिस्मेनोरिया से थोड़ा सा डिफर हो रहा होता है। पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम, ये भी एक तरह से कहें कि इसमें वेस्कुलर चेंजेज हो रहे होते हैं, जो ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है वहां पे कंजेशन होने की वजह से ये क्रोनिक पेल्विक पेन के कॉज में आएगा। और दूसरा जो है इसमें इंडोमेट्रियोसिस साइक्लिकल भी हो सकता है और एसाइक्लिक भी होगा। साइक्लिकल जो होगा वो पेन, वो कहें कि इंडोमेट्रियोसिस, जैसे हम लोग अभी इंडोमेट्रियोसिस कुछ हमारे साथ जुड़े हुए हैं बच्चे डीएमएस के, शायद हो सकता है वो इंडोमेट्रियोसिस जैसा शब्द नहीं को अभी पढ़ने को मिला हो, तो उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि इंडोमेट्रियोसिस क्या होता है। इंडोमेट्रियोसिस जो एक सिंपल वे में समझे कि जो फंक्शनल इंडोमेट्रियम होती है जिसमें कि स्ट्रोमा और ग्लैंड्स होते हैं, वो डिसलॉज होके इंडोमेट्रियम से निकल के कहीं और जाके पहुंचे होते हैं। उस कंडीशन को हम लोग इंडोमेट्रियोसिस डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल इंडोमेट्रियम आउटसाइड द यूटेराइन कैविटी, यानी कि ये यूट्रस के जो थर्ड लेयर या इनर मोस्ट लेयर कहें इंडोमेट्रियम कहीं और जाकर डिसलॉज हो गया है, तो उस कंडीशन को हम लोग इंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। यही इंडोमेट्रियम जो है अगर ये सेकंड लेयर या कहें कि मायोमेट्रियम में इन्वेड होने लग रहा होता है तो इसको इंडोमेट्रियोसिस करना या एडिनोमाइसिस कहते हैं। एक अलग से इसमें कॉज बताया गया है ओवेरियन रिमेनेंट सिंड्रोम। कई बार क्या होता है जब हिस्टेक्टमी किया जाता है तो हिस्टेक्टमी करने के बाद बाइलेटरल साल्पिंगोफोरेक्टमी नहीं करते, यानी कि ओवरी को प्रिजर्व कर दिया जाता है। तो
ओवरी को जब प्रिजर्व कर दिया जाता है तो ओवरी में क्या है, हार्मोन्स का सिंथेसिस हो रहा होता है, ओवम बन रहा होता है, ठीक है, वो फर्टिलाइज होके आगे चल के इम्प्लांट नहीं होगा क्योंकि यूट्रस लॉस हो चुका है, लेकिन उसमें बाकी सारी चीजें हो रही हैं। तो इसमें क्या होता है कि ओवेरियन रिमेनेंट सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। वो एक तरह से कहें कि उसमें लगातार ऐसे चेंजेस होते जाते हैं कि ओवरी को कभी रेस्ट नहीं मिलना होता है, वो अब व्याकुलता की तरफ है, अब कभी उस वो ओवुलेशन में जा रहा है लेकिन उसका फर्टिलाइजेशन कभी होगा नहीं, लेकिन इंटैप्ट जो उसमें जो ओवम है वो कभी कभी पेन का कारण बन जाता है, और इस तरह से ओवेरियन रिमेनेंट सिंड्रोम डेवलप होता है। उसके लिए भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ए साइक्लिक टाइप में देखें तो ए साइक्लिक का मतलब क्या है कि ये जो इसका ऑर्डर डिफाइन नहीं होगा, ये किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे नहीं होगा, किसी भी समय हो सकता है। इंडोमेट्रियोसिस जो है वो दोनों ही तरह से, साइक्लिकल में भी और ए साइक्लिकल में भी, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे अभी साइक्लिकल में इंडोमेट्रियोसिस सेम इवेंट है, एडिनोमायोसिस भी सेम इवेंट है, लेकिन पेन का जो रिपीटेशन है या उसका जो ऑर्डर है वो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे डिफाइंड नहीं होगा, वो किसी भी समय हो सकता है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, ये इसमें कहें कि जो पेल्विक ऑर्गन है वो जो अपर जेनिटल ट्रैक्ट है सर्विक्स को छोड़ के, इसमें अगर इन्फ्लामेशन कहीं हो रहा होता है तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, और वो आगे कहें कि प्रोग्रेस करता है जब सेंडिंग इन्फेक्शन और वो यूट्रस के पार्ट या उसके जो कहें कि पेल्विक कैविटी में दूसरे ऑर्गन्स को, आसपास के एडेनेक्सा को इन्वॉल्व कर रहा होता है, तब ये कहलाता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। पेल्विक एडेजेंस जो होता है अक्सर तो क्या होता है कि जब हम लोग सर्जरी करते हैं तभी हमें दिखता है, अदरवाइज जो ये कहें कि अगर ऐसा सीक्वल रहता है तो कभी कभी हम जैसे सिजेरियन सेक्शन कर रहे हैं डिलीवरी के लिए, उस समय भी हमें दिखेगा। तो ये कभी कभी क्या होगा कि सिजेरियन सेक्शन के बाद के इवेंट में भी डेवलप हो सकता है, वो पोस्ट सर्जिकल होगा। अदरवाइज पीआईडी जो होता है वो लंबे समय तक चला जा रहा होता है, तो ये एडेजन कॉज करता है। पेल्विक के जो कहें पेरिटोनियम है वो किसी किसी दूसरे टिश्यूज को एक दूसरे से एडेयर करा देती है, चिपका देती है, यानी अनदर टाइप की टिश्यूज एक दूसरे के कांटेक्ट में आने की वजह से चिपक जाते हैं। अब उसका कुछ और डिफरेंट पैथोलॉजी होता है, कभी ऐसा मौका मिलेगा तो हम लोग पीआईडी पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पे आगे बढ़े। यूटेराइन डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो यूट्रस है अपने सही जगह पे जहां उसका डिफाइंड है वहां पे न रह के कहीं और वो एंटीवर्टेड पोजीशन में अक्सर होता है और एंटी फ्लैक्स्ड पोजीशन होता है, लेकिन अगर रिट्रोवर्टेड होगा तो दैट इज एक टाइप ऑफ कहें यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट या प्रोलैप्स, यानी कि वो अपने डिफाइंड प्लेस पे या किसी भी कारण से लिगामेंटल स्ट्रेचिंग की वजह से या कहें कि वीकनेस के वजह से, मसल्स के वीकनेस की वजह से यूट्रस जो है जहां पे होना चाहिए वहां नहीं होके नीचे की तरफ डिसेंट करने लगता है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्रोलैप्स। यूटेराइन फाइब्रोइड एक तरह का कहें बांस है, वो जो कि फाइब्रस टिश्यूज का बना होता है, फाइब्रोमस्कुलर टिश्यूज होते हैं, लेकिन ये इनकैप्सुलेट होता है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं यूटेराइन फाइब्रोइड, और ये कभी कभी भार के वजह से कहें कि उसका जो ग्रेविटी जो होगा, उसका जो फोर्स होगा, वो कहें कि उसका प्रेशर क्रिएट करेगा और खींच लाएगा यूट्रस को अपने जगह से दूसरे जगह पे, वो कारण बन जाएगा यूटेराइन डिस्प्लेसमेंट का। ओवेरियन सिस्ट ये फंक्शनल भी हो सकते हैं, नियोप्लास्टिक भी हो सकते हैं, यानी हार्मोन्स के कारण ये सिस्ट बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए हार्मोन्स एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन का रेशियो अल्टर होता है, उसके कारण भी डेवलप होते हैं, और कभी कभी नियोप्लास्टिक या कहें कि उसमें जो कहें कार्सिनोमेटस चेंजेज होने लगते हैं, जो एक नॉर्मल सेल्स का बिहेवियर है वो अल्टर होके कैंसर की तरफ चेंज हो रहा होता है, तो वो नियोप्लास्टिक भी हो सकता है। वो ओवरी की सिस्ट के बारे में ये एक अलग पैथोलॉजी है, और ये इसके कारण भी क्रोनिक पेल्विक पेन डेवलप हो सकता है। इंट्रायूट्राइन डिवाइस किसी किसी फीमेल में लगा हुआ होता है, और लॉन्ग टर्म में वो चल के बहुत दिनों तक उसे ठीक लगेगा, कुछ दिन
डॉक्टर विजेंद्र, बीच बीच में आवाज चली जा रही है आपकी, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है वहां पे। हेलो डॉक्टर विजेंद्र। मैम आप कंटिन्यू कीजिए, मैं डॉक्टर विजेंद्र से एक बार बात करता हूँ। हाँ जी ठीक है। हेलो डॉक्टर साहब। तो अभी विजेंद्र बॉस बहुत ही इलेबोरेटिव हमें जो क्रॉनिक पेल्विक पेन है उसके कॉजेज के बारे में बता रहे थे कि साइक्लिक है, ए साइक्लिक है, उसका हम डीडी कैसे बनाएंगे, किस तरीके से हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो बहुत ही इलेबोरेटिव तरीके से मेन बात यही है कि हम डायग्नोस अगर हमारा हम सही बनाते हैं तो उसके आधार पर ही हम ट्रीटमेंट प्रॉपर कर सकते हैं। तो हमें हर पॉसिबल कॉज जो कि क्रॉनिक पेल्विक पेन क्रिएट कर सकता है उसे हमने बहुत डीपली अगर हम पढ़ेंगे तो ही हम एक प्रॉपर डायग्नोसिस बना पाएंगे और उसी डायग्नोसिस के बेस पर हम ट्रीट कर पाएंगे। और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लगभग ओपीडी में भी जब हम हमारी स्लिप ओपीडी स्लिप में जब हम पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे होते हैं, डिटेल्ड हिस्ट्री, तो न चाहते हुए भी या कैसे भी पेशेंट बोल भी देता है और हम लिख भी देते हैं पेन इन लोअर एब्डोमेन, पेन इन पेल्विक रीजन, लोअर एब्डोमिनल पेन, ये लगभग हम हर पेशेंट में लिख ही देते हैं। आइदर डिस्मेनोरिया, मेनोरेजिया, जनरलाइज वीकनेस की कोई पेशेंट है तो बहुत ही निग्लेक्टेड चीज ये रहती है कि इसका भी एक डायग्नोस बन सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मोस्टली देख अभी जैसा कि बॉस ने भी बताया कि ये एक सिम्टम है, यानी अलग अलग डिजीज है जिसके कारण ये क्रॉनिक पेल्विक पेन पेशेंट फील करेगी। एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, डिस्मेनोरिया की कुछ कंडीशंस हैं। कभी कभार सिर्फ ओबुलर पेन होता है लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके अलावा कभी पेशेंट का आईयूसीडी लग रहा है तो भी पेशेंट पेन लेकर आएगी। तो यानी डिटेल्ड हिस्ट्री जब तक अगर हम पेशेंट की नहीं लेंगे तो हम अच्छे से प्रॉपर डायग्नोस नहीं कर पाएंगे उस कंडीशन को। तो इसलिए हमें डिटेल्ड हिस्ट्री पेशेंट की लेना बहुत बहुत जरूरी है और साथ ही साथ हमें क्रॉनिक पेल्विक पेन के क्या प्रोबेबल कॉजेज हो सकते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम आगे उसको डायग्नोस बना के प्रॉपर ट्रीटमेंट पेशेंट को दे सकते हैं। प्रतीक्षा जी, आपका ऑडियो कुछ है, आप कृपया अपने ऑडियो को कीजिए। कुछ नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण आज के हमारे व्याख्यान में थोड़ा व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। डॉक्टर विजेंद्र जी ने हमारे साथ फिर से ज्वाइन कर लिया है और हम डॉक्टर विजेंद्र जी से कहेंगे कि वह अपना आज का जो व्याख्यान है उसको फिर से आरंभ करें। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों को? हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर। आ रही है सर, लेकिन थोड़ा बीच बीच में डिस्टर्ब्ड ही है, शायद नेटवर्क इशू है। तो पता नहीं मेरे मैं तो जिस कमरे से ले रहा हूँ यहाँ पे तो हमेशा सही रहता है। पता नहीं, मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि क्या कारण हो सकता है। अभी क्लियर है, अभी क्लियर है। आ रही है ना? हाँ, मैं फिर से एक बार प्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्रीन जी। हेलो, क्या मेरी आवाज सभी को पहुंच रही है? हाँ जी सर। यस सर, मेरा स्क्रीन विजिबल है? जी सर, विजिबल है। ठीक ठीक। हाँ, मैंने गायनेकोलॉजिकल कॉज पे चर्चा किया था। क्या मुझे फिर से करने की जरूरत है कि मैं आगे बढ़ूं? नहीं सर, वो कंप्लीट हो गया था, आप यही स्लाइड लीजिए। हो गया था ना? ठीक है ठीक है। हाँ जी। तो ये मैं नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, इस स्लाइड से मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ जी। तो
पहले पढ़े हैं कि जो गायनेकोलॉजिकल कॉजेज ऑफ क्रोनिक पेल्विक पेन, इसके अलावा भी यानी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अलावा जो नॉन गायनेकोलॉजिकल कॉजेज ऑफ पेन है उसको भी इस कैटेगरी में रखा गया है कि ये भी कॉज है क्रोनिक पेल्विक पेन का। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं? तो आसपास के स्ट्रक्चर होंगे। सबसे पहले तो हम देखें उसके आसपास में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी यूट्रस ओवरी के आसपास में क्या मतलब बावल होता है। तो बावल में जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पार्ट है, इसलिए इससे रिलेटेड पैथोलॉजी अफेक्ट कर सकते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को, या नहीं भी अफेक्ट करते हैं तो ये चूंकि पेल्विस का कंटेंट है तो वो क्रोनिक पेल्विक पेन में अपीयर हो सकते हैं। तो वो कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं? एक तो है इरिटेबल बावल सिंड्रोम, जो कि IBS हम लोग कॉमनली जानते हैं वो है। एपेंडिसाइटिस, वो भी एक तरह से एपेंडिसाइटिस जो है वो अपेंडिक्स है, हालांकि वो राइट इलियक फोसा के पास में होता है, लेकिन वो आसपास के स्ट्रक्चर्स को अफेक्ट कर सकता है और ये क्रोनिक पेल्विक पेन का एक कहीं मैनिफेस्टेशन हो सकता है। दूसरा है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन भी चूंकि रेक्टम या मतलब कहें कि जो लोअर बावल है वहां पे अगर फीकल मास अगर होगा तो वो भी अननेसेसरी पेन क्रिएट करेगा, और हमेशा अगर बना रहता होगा तो ये क्रोनिक वे में एक तरह से पेल्विक पेन का कारण बन सकता है, हमेशा अगर बना हुआ रहता है कॉन्स्टिपेशन। डाइवर्टिकुलाइटिस क्या होता है? ये डाइवर्टिकुलाइटिस जो है इसमें अक्सर जो डाइवर्टिकुलर शब्द आता है जो कि गट का पार्ट होता है उसका प्रोलॉन्ग मतलब कोई एलिवेटेड टाइप का स्ट्रक्चर होगा वो डाइवर्टिकुला कहलाता है, और उसका इन्फ्लामेशन जो है वो एक तरह से डाइवर्टिकुलाइटिस है। और ये चूंकि पूरे बावल को देखा जाए यानी गट के पार्ट है तो वो कहीं भी अगर प्रोट्रूडेड है या ये कहें कि अंदर, तो वो स्पेस को कम कर रहा होता है, और ये डाइवर्टिकुलाइटिस भी क्रोनिक पेल्विक पेन का कारण बन सकता है। दूसरा है यूरोलॉजिकल कॉजेज में, इसमें ब्लडर का इन्फ्लामेशन हो जाए जो कि सिस्टाइटिस है, या यूरेथ्रल जो कैल्कुलाई है वो, या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसमें पेन प्रिवेलेंट हो सकता है, वो क्रोनिक पेल्विक पेन में अपीयर होगा। ऑर्थोपेडिक कॉजेज में या तो कहीं कि वो बोन्स होंगे या लिगामेंट्स होंगे या मसल्स होंगे। तो आसपास के स्ट्रक्चर लंबर बोन्स हो सकते हैं, लिगामेंट्स हो सकते हैं, या लंबोसैक्रल रीजन्स के जो मसल्स होंगे वो हो सकते हैं। उसमें कोई अगर लीजन्स डेवलप हुआ है तो वो क्रोनिक पेल्विक पेन का कारण हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल कॉजेज जिसमें कि कहें कि नर्व का कोई इंट्रैक्टमेंट या कहें कॉम्प्रेशन हो रहा होता है, उसके कारण कहीं नर्व जो है वो किसी चीज ऑर्गन के बीच में आ जाए या किसी बोन के बीच में आ जाए, तब ये कॉम्प्रेशन डेवलप होगा और वो न्यूरोलॉजिकल पेन जो होगा कॉमन क्रोनिक कहें कि क्रोनिक पेल्विक पेन का कारण बन सकता है। इसके अलावा न्यूरेल्जिया जो कि प्यूडेंटल नर्व के या इलियो इंग्वाइनल नर्व के या जेनिटोफेमोरल ब्रांच जो होगी वो उस नर्व के में जो कहें कि पर्टिकुलर उस नर्व का पेन जो होगा वो अपीयर होगा, वो कारण बन सकता है क्रोनिक पेल्विक पेन का। एक हर्निया की बात करें तो हर्निया जानते हैं कि किसी ऑर्गन का एक जगह से किसी दूसरी जगह डिसलॉज हो जाना या कहें वो अपना स्थान से हट जाना, वो कहलाता है हर्निएशन। इसमें इंग्वाइनल हर्निया, फिमोरल हर्निया, ऑब्टूरेटर हर्निया जो कि एक तरह का सर्जिकल पैथोलॉजी है, वो क्रोनिक पेल्विक पेन का होता है। ये लेकिन एक तरह की ये नॉन गायनेकोलॉजिकल इश्यूज में आते हैं जिसमें कि गायनेकोलॉजिस्ट को बहुत ज्यादा डील नहीं करते हैं। हमारा जो डील करने का जो पोर्शन था वो एसाइक्लिक और साइक्लिक कॉजेज जो पेन थे जो ये कंसर्न थे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से, और वो क्रोनिक पेल्विक पेन को हम मैनेज करते हैं। ठीक, पेशेंट को मैनेज करने से पहले हम उसको डायग्नोज करें कि कारण क्या हो सकता है। सबसे पहले कारण को हम लोग सोचने से पहले पेशेंट हमारे पास आया रहता है, जो उसके कॉम्प्लेंट्स होते हैं उस कॉम्प्लेंट्स को हम आगे पीछे से रिलेट करते हैं, वो हिस्ट्री टेकिंग का पार्ट होता है। इसलिए हमें मेटिकुलस हिस्ट्री टेकिंग करनी चाहिए, डिटेल्ड हिस्ट्री लेनी चाहिए। दूसरा एग्जामिनेशन, बिना परीक्षा किए हुए हम चिकित्सा नहीं कर पाएंगे, इसलिए रोग की परीक्षा इंपॉर्टेंट है, तब हम कंफर्म कर पाएंगे कि ये क्या पैथोलॉजी है। इसलिए पर एब्डोमेन और पर वेजाइनम एग्जामिनेशन यानी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है तो पीवी एग्जामिनेशन भी करना चाहिए। तो ये पीए और पीवी एग्जामिनेशन, लेकिन हम पॉसिबिलिटी ऑफ डिजीज हम अपने माइंड में लेके चल रहे होते हैं। ठीक,
अब डायग्नोज करने के लिए कभी कभी हमें इन्वेस्टिगेशन के टूल्स को भी एम्प्लॉय करने होते हैं। हम अंडरलाइन पैथोलॉजी को रूल आउट करने के लिए ब्लड के इन्वेस्टिगेशंस, ये यूरिन के इन्वेस्टिगेशंस या कहें कि रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस को हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक, अब कहें कि इसमें कंप्लीट हीमोग्राम यानी कि सीबीसी करा के देखना चाहिए कि कोई अंडरलाइन इन्फेक्शन तो नहीं है। थायराइड प्रोफाइल करा के देखते हैं क्योंकि वो ब्लडर और बाउल दोनों को इफेक्ट करता है। थायराइड ऐसा ग्लैंड है जिसका मतलब इंटरलिंकेज जो है वो ऑर्गन से है, वो इंडोक्राइन ऑर्गन्स और साथ में गट को या ब्लडर को अफेक्ट कर रहा होता है। इसलिए थायराइड उसका फंक्शन टेस्ट क्या कहें कि उसका थायराइड प्रोफाइल कराना चाहिए, जिसमें T3, T4, TSH हम लोग कराते हैं। ब्लड ग्लूकोज का इन्वेस्टिगेशन हमें चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि डायबिटीज को रूल आउट करना है। ऐसे डायबिटीज से क्या रिलेशन हो सकता है? क्योंकि डायबिटीज में अगर एडवांस स्टेज कहें कि या लेटर स्टेज में चल के वो क्या होता है डेवलप, वो न्यूरोपैथी डेवलप होती है और वो नर्व्स के पैथोलॉजी होती है, लेकिन वो अपीयर हो रहा होता है पेन के रूप में। उस पेन को हमें रूल आउट करने से के लिए हम ब्लड का ग्लूकोज एस्टिमेशन कराते हैं। फास्टिंग हुआ, पोस्ट पेरेंडियल हुआ या रैंडम हुआ, जो भी हम कराते हैं उसको ब्लड ग्लूकोज का एस्टिमेशन डायबिटीज को रूल आउट करने के लिए कराते हैं। वेजाइनल स्वैब कराने की जरूरत होती है क्योंकि सर्विक्स से और वेजाइना से जो डिस्चार्ज आ रहे होते हैं उसका कल्चर हम कराने के लिए भेजते हैं। उसकी ग्राम स्टेनिंग या कल्चर जो होती है उसमें एरोबिक या एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म है वो फाइंड आउट करने के लिए, उसके आधार पे हम क्या कंक्लूड करना चाहते हैं वो हमारा कंक्लूसिव फाइंडिंग हो सकता है कि हो सकता है ये पीआईडी के कारण डेवलप हुआ है। तो पीआईडी रूल आउट करने के लिए हम वेजाइनल स्वैब भेजते हैं। इंडोमेट्रियल बायोप्सी करना होता है तो वो उसमें ट्यूबरकुलर कोई हिस्ट्री रही हो या ट्यूबरकुलर हिस्ट्री जो कि कंसर्न्ड है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, उसको में रूल आउट करने के लिए इंडोमेट्रियल बायोप्सी की भी जरूरत होती है। तो जस्टिफाई होना चाहिए और जरूरत है तो कराते हैं, करते हैं। सोनोग्राफी कराना ये तो एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, तो इसको इजीली हम करा सकते हैं। तो सोनोग्राफी हमें कराना चाहिए कि कोई ओवेरियन मास या कोई कहें जो यूट्रस का मास कोई ऐसा मतलब ट्यूमर के रूप में या फाइब्रोमाइड के रूप में अपीयर हुआ हो तो रूल आउट हो जाएगा सोनोग्राफी में। दूसरा, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी तब जब मान लीजिए कोई एडिनोमायोसिस है या ओवेरियन इनलार्जमेंट है तो उसका कोई सिस्टिक चेंजेज हुआ हो तो वो सोनोग्राफी में पीवीएस में बहुत अच्छे से विजुअलाइज होता है। क्योंकि एब्डोमिनल फैट के कारण कभी कभी क्या होता है पेल्विक ऑर्गन अच्छे से विजुअलाइज नहीं होता है, वो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी में अच्छे से विजुअलाइज होता है। वो उसका इमेजिंग स्टडी के लिए सजेस्ट करते हैं ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। कलर डॉपलर का पर्पस होता है कि कोई ब्लड वेसल्स में फ्लो कॉम्प्रोमाइज हुआ होता है तो हम कलर डॉपलर कराते हैं। और खासकर जब ओवरी अगर बड़ी हो जाती है बड़े साइज की किसी भी कारण से ओवेरियन सिस्ट से, तो उसमें टॉर्जन की पॉसिबिलिटी होती है। और टॉर्जन होगा तो क्या होता है, टॉर्जन होगा यानी कि वो घूम जाएगा। तो ब्लड वेसल्स जो होती है वो एक तरह से कहें कि मतलब फ्लो जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है टॉर्जन की वजह से। तो वेस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा होता है। उस ऑब्स्ट्रक्शन को रूल आउट करने के लिए हम कलर डॉपलर एडवाइस करते हैं। दूसरा है कि अगर रीनल कैल्कुलाई है तो रीनल कैल्कुलाई को डिटेक्ट करने के लिए हम सोनोग्राफी कराते हैं। और कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि पीआईडी का थेरेपी चल रहा होता है तो उसमें प्रोग्रेस कितना है। मान लीजिए पीआईडी में क्या होता है, एक फाइंडिंग लिख के चली जाती है कि पाउच ऑफ डगलस में कोई फ्री फ्लूइड कलेक्टेड है। वो फ्री फ्लूइड अगर मान लीजिए अब डिटेक्ट नहीं हो रहा है, अगर ऐसा आ रहा है तो हम मान लीजिए पीआईडी का ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हाँ चलो भाई पीआईडी पेशेंट का जो है वो रिलीव हो रहा है या इंप्रूव हो रहा है जो भी है। और कभी कभी वो क्योर्ड हो जाता है तो वो पेशेंट के सिम्टम्स सबसाइड हो गए और वो फ्लूइड कुछ दिख नहीं रहा है तो दैट मीन्स क्योर्ड हो गया। तो क्योर्ड हो गया तो हम मान लेते हैं कि चलो हमारी जो भी थेरेपी एलोपैथी आयुर्वेद जो भी करते हैं उससे हम, तो ये रूल आउट करने के लिए होता है। सोनोग्राफी से हमें पता चल जाता है। कभी कभी ये सोनोग्राफी तो ये था नॉन इन्वेजिव, लेकिन कभी कभी हमें इन्वेजिव प्रोसीजर्स को भी जाना पड़ता है जब हमें कंक्लूसिव फाइंडिंग नहीं मिल रहा होता है। उसके लिए क्या है कि मान लीजिए कि इंडोमेट्रियोसिस है तो इंडोमेट्रियोसिस अगर बहुत मिनिमम उसका मैनिफेस्टेशन होगा, कहीं इंडोमेट्रियम की टिश्यूज है तो वो सिम्टम्स तो हो गया लेकिन हम उसको
मतलब रूल आउट नहीं कर पाएंगे कि इंडोमेट्रियोसिस की वजह से है कि किसी और कारण से, तो उसको डिटेक्ट करना होता है, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है लेप्रोस्कोपी। और कभी कभी पेल्विक एडेजन, जो अभी हम लोग पहले बात किए हैं, सर्जिकल पोस्ट सर्जिकल केस में भी होता है, पीआईडी के कारण सेकेंडरी केस में भी हो सकता है। तो इस तरह से अगर डेवलप हुआ है तो लेप्रोस्कोपी में रूल आउट हो जाता है, उसके लिए हम एडवाइस करते हैं। तो लेप्रोस्कोपी में या किया गया रहता है तो हमें उस फाइंड में लिखा हुआ मिलता है। 50% of cases with normal clinical pelvic find have got detectable abnormality on laparoscopy। कभी कभी क्या होता है कि लेप्रोस्कोपी में 50% केस ठीक, मतलब 50% केस डायग्नोज हो जाते हैं, और ऐसे हम लोग उसको ये मान के चल रहे होते हैं कि कोई और कारण होगा। तो एग्जैक्ट पैथोलॉजी जानने के लिए हमें मतलब लेप्रोस्कोपी पे रिलाई करना पड़ता है, और वैसे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। 33% ऑफ वुमन, है ना, with detectable clinical pathology are ultimately proven to have the normal laparoscopic finding। अच्छा, कई ऐसा केसेस होगा जिसमें कि पेशेंट को उसमें फाइंडिंग कुछ नहीं मिला लेप्रोस्कोपी में, तो ये भी हमारे लिए फायदेमंद है कि अगर मान लीजिए अगर निगेटिव फाइंडिंग आए तो वो पेशेंट को हम मतलब कंसोल कर सकते हैं, यानी कि हम उसका सत्तावजह चिकित्सा कर लेंगे, उसको कहेंगे कि भाई घबराओ नहीं, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। दैट मीन्स कि लेप्रोस्कोपी डायग्नोस्टिक टूल एक अच्छा टूल है जिससे हम पता कर सकते हैं कि क्रोनिक पेल्विक पेन का जो चूंकि पेल्विस को ये डायरेक्ट विजुअलाइज कर रहा होता है, तो है इन्वेजिव प्रोसीजर, लेकिन कंक्लूसिव फाइंडिंग होने के कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। एक्सरे जो होता है, जानते हैं कि ये बोन के स्ट्रक्चर्स को या जॉइंट्स को हम विजुअलाइज करने के लिए करते हैं। तो लंबोसैक्रल अगर स्पाइन को अगर समझना हो कि इसमें कोई अलाइनमेंट या कोई कॉम्प्रेशन या कहें डिस्क का कोई इशू है, तो वो लंबोसैक्रल स्पाइन का अगर हम एडवाइस करते हैं तो एक्सरे के जरिए रूल आउट हो जाता है। तो यानी ऑर्थोपेडिक लीजन को हम इजीली रूल आउट कर सकते हैं, तो एक्सरे एडवाइस करते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक्सरे में ऐसी पैथोलॉजी नहीं रूल आउट हो पाती है जिसके आधार पे हम एक्सरे को रिलायबल फाइंडिंग माने, तो हमें सीटी और एमआरआई को भी टूल के तौर पे इंप्लॉय करने की जरूरत पड़ती है। उस स्थिति में जब मैलिग्नेंट केसेस हो तो मैलिग्नेंट कंडीशन में सीटी एमआरआई एक अच्छा टूल बन जाता है, तो हम इसको भी यूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है, क्योंकि गट की पार्ट है या ब्लडर का पार्ट है, तो उसको विजुअलाइज करने के लिए हमें कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी की जरूरत पड़ती है, या ब्लडर को विजुअलाइज करना होता है तो सिस्टोस्कोपी की जरूरत पड़ती है। इस तरह से हम डायग्नोसिस करते हैं। अब हम कहें कि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग डायग्नोसिस बन सकता है, तो जो डायग्नोसिस होगा वो क्लिनिकल वे में भी मिलेगा, जो कि कहें कि क्लिनिकल कंडीशन जो पेशेंट के साइन और सिम्टम्स के आधार पे होगा। वो कौन कौन से ऐसे क्लिनिकल कंडीशंस हो सकते हैं और क्या हमारी डायग्नोसिस होगी। जैसे हमारी डायग्नोसिस हो जाती है नर्व इंट्रैपमेंट पेन, कब, जब वो इंट्रैपमेंट ऑफ इलियो इंग्वाइनल नर्व हो या इलियो हाइपोगैस्ट्रिक या जेनिटोफेमोरल नर्व हो, तो ये, लेकिन इसका क्या होगा, इसका लोकलाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है कि ये क्या होता है कि लोअर एब्डोमिनल वॉल को इन्वॉल्व करेगा और वो पर्टिकुलर पॉइंट पे ये पेन हमें पता चलेगा। अब एक कॉर्नेट साइन होता है, पेशेंट को हम लोग क्या कहते हैं कि ऐसे नहीं पता चलेगा, हम एग्जामिन कर रहे होते हैं तो, लेकिन जब पेशेंट को हम कहें कि आप लेटे हुए हो, हाथ कंधे की तरफ ऊपर करो और कंधे से ऊपर उठो, तो वो बॉडी जो होती है उसकी रिलैक्स हो जाती है, तो जो एब्डोमिनल वॉल का पेन होता है वो रिलीव हो जाता है, तो हम एग्जैक्ट पेन को पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो ये नर्व इंट्रैपमेंट वाले पेन को मतलब कहें कि रूल आउट करना होता है, तो कॉर्नेट साइन को हमारे लिए एक हेल्पफुल टूल हो जाता है। लोकल इन्फिल्ट्रेशन ऑफ बुपिवाकेम, बुपिवाकेम क्या है, एक तरह का स्पाइनल एनेस्थीसिया के तौर पे यूज किया जाता है। एक्चुअली ये एक तरह का लोकल एनेस्थीसिया है जिसमें 0.25% जो कंसेंट्रेशन में अगर हम बुपिवाकेम को इन्फिल्ट्रेट कर दे उस साइट पे, पर्टिकुलर साइट पे जहां पेन हो रहा है, तो पेन सबसाइड हो जाता है। तो हम समझ जाते हैं कि ये पेन जो है वो न्यूरल ओरिजिन का है। पेन सबसाइड हो गया तो एक तरह से थेराप्यूटिक भी हो गया, तो ये दोनों ही है। नर्व इंट्रैपमेंट का पेन होगा, ये नर्वस ओरिजिन का है, न्यूरल पेन है, तो दैट वुड बी सबसाइडेड, तो ये सबसाइड हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये न्यूरल पेन है, नर्व के कारण है, तो ये रूल आउट हो गया। तो ये डायग्नोस्टिक तो है ही, और चूंकि
इसको एक तरह से थेरेप्यूटिक बेनिफिट भी मिल रहा है, तो ये थेरेप्यूटिक भी है। सर्जिकल एक्सप्लोरेशन कभी कभी करने की जरूरत होती है, तो उसमें सर्जिकल ओपिनियन लेना होता है, क्योंकि हम गायनेकोलॉजी के स्पेशलिटी में हैं, और ये जो होता है चूंकि न्यूरोसर्जन का चूंकि सर्जरी का पार्ट है, तो ये न्यूरोसर्जन की ओपिनियन लेनी होती है। और कभी कभी क्या होता है उसमें जो वो एक्सप्लोर करते हैं और एक कभी कभी नर्व को एक्सरसाइज करते हैं, ये उसका ट्रीटमेंट होता है। डायग्नोसिस भी करेंगे, साथ में वो ट्रीट भी करेंगे, ये सर्जिकल कंडीशन हुआ। तीसरी टेस्ट ये हम लोग कर सकते हैं, रिट्रोवर्टेड अगर यूट्रस होगा तो स्लाइट डिग्री ऑफ यूट्राइन डिसेंट होता है, जिसमें तो हम क्या करते हैं उसमें पेसरी लगा के छोड़ देते हैं, और वो उसको हम 3 महीने के लिए भूल जाते हैं। अगर पेशेंट खुद ही आके बोलेगा कि नहीं अब तो नहीं है, तो हम समझ जाते हैं कि ये रिट्रोवर्जन था, ठीक हो गया, चलो ठीक है, वो थेरेप्यूटिक हो गया। दूसरा कभी कभी क्या होता है कि अगर वो कहता है कि नहीं ऐसा अभी तो ठीक है, कैसे चलेगा, और कभी कभी होता है, तो हम उसको एग्जामिन करते हैं, तो सर्जिकल करेक्शन करने की जरूरत होती है, तो सर्जिकल करेक्शन करेंगे। उसके लिए जो भी सर्जरी है गायनेकोलॉजी में एडवाइस तो वो करेंगे। क्योंकि पेस्ट्री टेस्ट है, ये रिलेटेड है चूंकि प्रोलैप्स वाले या रिट्रोवर्जन से या डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस, तो अकॉर्डिंगली हम उसका ट्रीटमेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, अब आगे इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। क्योंकि फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट जो होता है वो क्रोनिक पेल्विक पेन प्रोड्यूस कर सकता है, और उसके ट्रीटमेंट के तौर पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया जाता है। और 3 मंथ की थेरेपी अगर हम देते हैं तो ये डायग्नोस्टिक तौर पे तो है ही, और एक तरह से थेरेप्यूटिक भी होता है, रिलीव इन सिम्पटम्स होता है। तो ठीक, तो द सेम थेरेप्यूटिक टेस्ट कैन बी एम्प्लॉयड टू रिलीव द मिड मेंस्ट्रुअल पेन और प्राइमरी डिस्मेनोरिया। क्योंकि प्राइमरी डिस्मेनोरिया में ये ट्रीटमेंट एडवाइज किया जाता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। हमारा अपना आयुर्वेद है तो हम तो नहीं करते हैं, लेकिन एलोपैथी वाले करते हैं, लेकिन हमें नॉलेज होना चाहिए। तो ये इस तरह से ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने के लिए एडवाइज किया जाता है। ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, जिसको हम लोग टेंस कहते हैं, ये एक तरह का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होता है वो नर्व में कहें कि फोर्स कर रहा होता है। और जैसे क्या होता है, नर्व का अगर डीमाइलिनेशन होने लगे, माइलिन सीट होती है नर्व के ऊपर, और उसका डीमाइलिनेशन होगा तो वेरियस टाइप के पेन क्रिएट होने लगते हैं, और वो पेन का सेंसेशन सेंसरी पाथवे को फॉलो करते हुए हमें पता चल रहा होता है। उस पेन को के लिए में डीमाइलिनेशन वगैरह है, तो उसमें टेंस जो होता है, लेकिन ये चूंकि हम बता रहे हैं टेंस जब भी यूज करते हैं वो एपिडर्मिस यानी कहें या स्किन पे यूज करते हैं, है ना, वो है ही वो ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। तो इस तरह से वो थेरेप्यूटिक भी है, और कभी कभी हमें ये पता चल जाता है चूंकि इसमें रिलीफ मिलने लगता है, तो हम समझ जाते हैं कि अनमाइलिनेटेड फाइबर की वजह से हो रहा होगा, तो वो हमारे डायग्नोसिस में हुआ थेरेप्यूटिक भी हो जाता है। कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल थेरेपी, ये हम लोग जो बात कर रहे हैं यही एक तरह का साइकोथेरेपी है। इसमें साइकोसोमेटिक टाइप ऑफ पेन होता है, तो उसमें पेशेंट का एश्योरेंस, हम लोग जो आयुर्वेद में सत्वावजय चिकित्सा करते हैं उसके जो अपने, अब वो बैठ के दिन भर वो सोचता रहता है पेन के बारे में, काम उसका है नहीं, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई उसको इंकरेज करते हैं कि किसी दूसरे चीजों में उसको लगा दें। यही थेरेपी जो बिहेवियरल थेरेपी है, ये जो CBT लिखा हुआ है कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल थेरेपी, ये मॉडर्न साइकेट्रिस्ट भी करते हैं। तो ये थेरेपी कई मतलब कहें कि साइकोसोमेटिक पेन का जो कारण होता है उसमें रिलीफ ला रहा होता है, तो ये एक तरह से थेरेप्यूटिक भी होगा। और हम चूंकि उसमें अगर रिलीफ मिल रहा है तो दैट मीन्स डायग्नोस्टिक भी है। पेन मैपिंग, पेन मैपिंग जो क्या है कि इट इज यूजफुल स्पेशली इन असेसमेंट ऑफ एडेजन। जब एडेजन के कारण अगर पेन डिराइव हो रहा होता है तो उस तरह के लिए हम पेन मैपिंग करते हैं। इसमें जैसे मान लीजिए अगर कोई पेशेंट है तो उसमें IUD लगा हुआ है, ठीक, तो IUD के कारण है, तो हम कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंट्रायूटेराइन डिवाइस को हटाने की जरूरत पड़ती है। हमने पेशेंट की हिस्ट्री ली, वो बोल रही है कि वो मान लीजिए बहुत दिनों से पेन हो रहा है, हम हिस्ट्री लेते लेते पहुंचे और उसकी जैसे ही कॉन्ट्रासेप्टिव हिस्ट्री की तरफ आते हैं, पूछते हैं भाई बच्चा न लगे, इसके लिए क्या साधन यूज करते हैं, पेशेंट ने बताया कि इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज करते हैं, ये लगा हुआ है। हम एग्जामिन किए और हमें लगता है कि शायद इसके कारण हो सकता है, क्योंकि हम सोचने के लिए माइंड पॉसिबिलिटी हमारे पास जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है,
कौन सा कारण हो सकता है, उसके हिसाब से हम कहें कि भाई चलो ठीक है, बहुत दिन से लगा हुआ है तो हम हटा देते हैं, या ये अभी थोड़े ही दिनों में लगा है, 7 महीने 8 महीने साल भर पहले लगा है, तो इसको हम हटा के देखते हैं और पेशेंट रिलीव हो जाए, तो दैट मीन्स की IUCD, इस तरह के हम थेरेपी भी करते हैं। और कभी कभी क्या है कि जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो ये एक्चुअली प्रेगनेंसी वाले केसेस को हमें क्रोनिक पेल्विक पेन से हटा देने होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी इशू जो भी होगा वो क्रोनिक पेल्विक पेन में नहीं आएगा, ये इसका श्रेणी ही अलग है, इसमें डिस्मेनोरिया भी नहीं आएगा, इसलिए इसको हम हटा के चलेंगे। ठीक, नॉन गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर एज कॉज ऑफ क्रोनिक पेल्विक पेन kept in mind। हम गायनेकोलॉजिस्ट हैं या कहीं गायनेकोलॉजी के एस्पेक्ट में देख रहे हैं, लेकिन हमें दोनों ही एस्पेक्ट में, जैसे हम लोग कॉजेज को सोचे थे, कौन कौन से और कॉजेज हो सकते हैं क्रोनिक पेल्विक पेन में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल था, या ये कहें कि यूरेथ्रल कॉजेज था, या कहें कि किसी नर्व के कारण था, या हर्निया के कारण था, उस सभी कॉजेज को हम सोचते हुए उनको हम या ऑर्थोपेडिक कॉजेज था, इन सारे कॉजेज को हम सोचते हुए डायग्नोज करें। दूसरा है कि क्रोनिक पेल्विक पेन विदाउट एनी ऑर्गेनिक लीजन। द वुमन आर यूजुअली पेरस एंड पेरीमेनोपॉजल एंड दिस केसेस मे बी एट्रीब्यूटेड टू पेल्विक कंजेशन। ये पेल्विक कंजेशन के कारण हो सकता है, और मे बी ड्यू टू द साइकोसोमेटिक डिस्टर्बेंसेस। तो ये पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप वाले फीमेल है, तो उसमें हम लोग अब BMS के स्टूडेंट शायद होंगे जो वो अभी शायद नहीं पढ़े होंगे, तो उनके लिए हम बताएं कि इसमें क्या है कि ये नर्वस सिम्टम्स भी आ रहे होते हैं। पढ़ेंगे आप लोग कि इसमें जो वो वैसोमोटर चेंजेस होते हैं, तो ये दोनों ही तरह से रिलेट हो जाता है कि पूरा क्रोनिक पेल्विक पेन, क्योंकि पूरे बॉडी में मैनिफेस्टेशन होता है, तो वहाँ पेल्विस में भी ऐसा होगा, वहाँ वैसोमोटर चेंजेस भी होंगे, मतलब कहें कि साइकोलॉजिकल केसेस भी, मतलब साइकोलॉजिकल कॉजेज भी होंगे, और साथ साथ एक ये जो प्रेशर सिम्टम्स होंगे वो भी होंगे, और न्यूरल कॉजेज भी उससे जुड़े हुए होंगे। तो ये सारे एक तरह से इन सारे एस्पेक्ट को हम देखते हुए डायग्नोज करेंगे। अब ये पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम के बारे में थोड़ा सा हम लोग आ रहा था, तो उसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करें कि क्या है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द क्रोनिक पेल्विक पेन, डिस्पेरोनिया एंड एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। अगर ये तीनों सिम्टम्स एक केस में मिलेगा तो उस केस को हम कहेंगे कि ये पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम है, और दूसरे शब्दों में उसको हम टेलर सिंड्रोम कहेंगे। ठीक, डायग्नोसिस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इसमें चूंकि वेस्कुलर चेंजेस देखना होता है, तो कभी कभी हमें ट्रांसवेजाइनल कलर डॉपलर सोनोग्राफी कराने की जरूरत पड़ती है, या कभी कभी हमें लैप्रोस्कोपी एडवाइस करने की जरूरत पड़ती है, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैनेजमेंट के लिए मॉडर्न में क्या क्या किया जाता है, इसमें वो एक प्रोजेस्ट्रॉन डेरिवेटिव का है, मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट है, जो कि 50 mg डोज में देते हैं, और वो इफेक्टिव ट्रीटमेंट उनके लिए हो जाता है। कभी कभी वो क्या करते हैं, जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है उसके एगोनिस्ट को यूज करते हैं। एस्ट्रोजन आगे आएगा, कौन कौन से ऐसे डेरिवेटिव्स हैं, उस डेरिवेटिव्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, और एस्ट्रोजन की थेरेपी देते हैं। नॉन रिस्पॉन्डिंग केसेस जो होते हैं, उसमें मेडिकल थेरेपी से वो अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते हैं, उसमें हमें कोई दूसरा ऑप्शन चूज करना पड़ता है। ठीक, और हिस्टेक्टमी, जो हिस्टेक्टमी कभी कभी क्या होता है, इनकम्प्लीट हिस्टेक्टमी होती है, या हिस्टेक्टमी करने जा रहे होते हैं, तो क्या करें, तो एक दिमाग में लेके चलना होता है कि ऐसे सिम्टम्स को अवॉइड करने का उपाय होता है कि बायलेटरल साल्पिंगोफ्रेक्टमी भी कर दें, यानी ओवरी को भी साथ साथ ही हटा दिया जाए, अदरवाइज ये आगे चल के एक परेशानी का कारण बन सकता है। तो ऐसे एज ग्रुप को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। कभी कभी तो प्रिजर्व किया जाता है, बहुत यंग पेशेंट होते हैं तो उसमें प्रिजर्व करने के लिए एडवाइस किया जाता है, और लंबे समय एस्ट्रोजन प्राइवेशन में रहेगी पेशेंट, इसलिए इसको एस्ट्रोजन सपोर्ट पे रखना पड़ जाता है। और कई बार लंबा एस्ट्रोजन का जो कहें कि थेरेपी चलता है, तो उससे कैंसर होने का डेवलप होने का चांस रहता है। इसलिए सारी चीजों को लेते हुए हमें सोचना पड़ता है कि कौन सा पेशेंट के हिसाब से कौन सा, एक ही ट्रीटमेंट वो हर पेशेंट पे सूट होगा ये नहीं है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, कौन सा ऑप्शंस पेशेंट के लिए बेस्ट सूट करता है वो हम चूज करेंगे, हमारे पास जो भी ऑप्शंस है। एक लास्ट है वो यूट्राइन आर्टरी का एम्बोलाइजेशन। यूट्राइन आर्टरी को हम बाईपास करते हैं, एम्बोलाइजेशन करते हैं, उस
उस वेस्कुलर फ्लो को हटा के किसी दूसरे कोलेटरल सर्कुलेशन को चूज किया जाता है। तो ये भी एक वेस्कुलर पैथोलॉजी को बाईपास करने का एक उपाय होता है। तो ये पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम में ये ट्रीटमेंट के तौर पे यूज किया जाता है। लास्टली है कि ये ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स जो कि मॉडर्न मेडिसिन में बताया जाता है वो क्या क्या है। सबसे पहले क्या है कि हम डिफिनिट डायग्नोसिस की तरफ जाएं, उसके अंडरलाइन कॉजेज को चूज करें, ये रूल आउट करें, है ना। तो वो हम सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट कराते हैं या जो भी इन्वेस्टिगेशंस है वो हम एडवाइस करते हैं। फिर दूसरा कह रहा है कि टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द पैथोलॉजी एंड सिम्टम, क्या सिम्टम्स है और क्या पैथोलॉजी हो सकती है वो हम अपने दिमाग में लेके चल रहे होते हैं और उसके हिसाब से हम उसका इंटर रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। साइकोसोमैटिक फैक्टर है, उसका क्या कॉज है, क्या इफेक्ट होगा, उसको भी हम दिमाग में लेके चल रहे होते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की जरूरत पड़ती है। कभी कभी कई बार हम साइकोलॉजिस्ट को भी साथ में लेके चल रहे होते हैं, कहते हैं कि भाई आप साइकेट्रिस्ट का भी ओपिनियन लेके चलिए, हम दवाई तो लिखे ही हैं, इसके साथ एक बार उनसे भी मिलिए, वो क्या बताते हैं उनका भी फॉलो कीजिए। तो वो सीबीटी जो करते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, वो भी इस पार्ट में इंक्लूड हो जाता है। इनडिटेक्टेबल पैथोलॉजी, जो पैथोलॉजी हमें डिटेक्ट हो रहा है उसके लिए हम पहले कंजर्वेटिव करेंगे ट्रीटमेंट, सीधे हम सर्जरी की तरफ नहीं शिफ्ट होंगे, और कभी जरूरत पड़ी तो उसके लिए हम सर्जरी ऑप्ट कर सकते हैं। कंजर्वेटिव में क्या क्या ऑप्शंस है, एश्योरेंस, सिंपैथेटिक हैंडलिंग, ये जो कि सीबीटी में पार्ट में आता है वो करें, या मेडिकल मैनेजमेंट, या कभी कभी दोनों साथ साथ चलाते हैं, सीबीटी भी और उनका मेडिकल मैनेजमेंट में। मेडिकल मैनेजमेंट के ऑप्शंस पे हम लोग डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो आगे बढ़ेंगे। रेडिकल सर्जरी, इसमें क्या होता है कि अगर वो पेशेंट उसकी पैरिटी कंप्लीट हो चुकी है, अब वो उसको आगे बच्चे प्लान नहीं करने हैं, तो हम सर्जिकल ऑप्शन पे जा सकते हैं। कभी कभी क्या है कि पेल्विक इंडोमेट्रियोसिस का केस है या एडिनोमायोसिस का केस है, तो उस स्थिति में हम वेट नहीं करते हैं, हम लोग कहते हैं भाई आप हिस्टेक्टमी ही कराइए। अब ये चूंकि मॉडर्न मेडिसिन वाले कहते हैं तो हम उसके पास हम रेफर कर सकते हैं, या जैसा भी हो, अगर आप एलिजिबल हैं आप उस चीज को करने के लिए, आप लोग को लगता है कि हमारे पास ऐसा है सपोर्ट, तो आप कर सकते हैं, तो ये एडवाइज किया जाएगा। ट्रीटमेंट के ऑप्शंस जो कि कहें, हमारे पास जो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस होते हैं वो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या ऑप्शन है, जो कॉक्स-2 इनहिबिटर्स होते हैं, आइबुप्रोफेन है या ये नेप्रोक्सेन है, ये एनएसएआईडी की कैटेगरीज में आते हैं, तो इनको हम चूज करेंगे। इसमें जो एक सेलिकॉक्सिब है, कीटोरोलैक है, ये सारे यूज किए जाते हैं। उसके ब्रांड नेम लिखा हुआ है, जैसे सेलिकॉक्सिब का जाइसेल नाम से आता है मार्केट में। हम ठीक है एडवाइज नहीं करते हैं, लेकिन हमारे पास कभी कभी प्रेस्क्रिप्शन आते हैं उसमें कंपाउंड कौन सा है, इसलिए हमें नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक। और ये कॉमन प्रेस्क्रिप्शंस में मिलते हैं, उनको इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। दूसरा है क्या, न्यूरोलाइटिक एजेंट्स होते हैं, तो न्यूरोलाइटिक एजेंट्स में यूज किया जाता है एमिट्रिप्टिलिन या इमिप्रामिन, उसका नाम दिया हुआ है, जैसे एमिट्रिप्टिलिन का नॉर्मेलिन नाम से आता है, लैंटीन नाम से आता है, उसी तरह से इमिप्रामिन का डायमीन नाम से आता है, एंटीप्रेस नाम से आता है। ये उसके जो डोजेज हैं वो दिए हुए हैं। दूसरा है क्या, सेरोटोनिन अपटेक इनहिबिटर्स, इसके लिए सर्टालिन है, सर्टालिन का अल्सर्ट नाम से आता है मार्केट में, उसके डोज दिया हुआ है। फ्लूऑक्सीटीन है, फ्लूडैक नाम से आता है, फ्लूटीन नाम से आता है, पैरोक्सिटीन नाम से आता है, जो कि पैरोटीन नाम से आता है, सॉरी, पैरोक्सिटीन उसमें कंपाउंड पड़ा होता है जो साल्ट है। आयन चैनल ब्लॉकर के तौर पे यूज किया जाता है कि गाबापेंटीन नाम से आता है, गैबेंटीन नाम से, गाबापेंटीन जो है वो गैबेंटीन नाम से आता है। उसी तरह से कार्बामेजेपिन जो है वो टेग्रिटल नाम से आता है, उसी तरह से कोडीन है वो कोडीन नाम से आता है, ठीक। अदर ट्रीटमेंट में देखा जाए तो हम लोग गायनी के स्पेशलिटी क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो एडवाइस किया जाता है मैटरन गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा, वो मोनोफेजिक जो यूज करते हैं, जो ओवरल नाम से आता है, ओवरल एल नाम से आता है। तो ओवरल में पड़ा होता है लिवोनॉर्जेस्ट्रिल और इथेनॉल एस्ट्रोडियोल, उसका डोज जो है ऊपर में दिया हुआ है, थोड़ा लो डोज में जाता है तो वो एल नाम से आता है, ओवरऑल एल नाम से, तो उसमें लो डोज में वो 0.15 mg लिखा हुआ है। इथेनाइल एस्ट्रोडियोल है जो कि 0.3 mg डोज में आता है। नॉर्जेस्ट्रिल नाम से आता है जो कि माला एन नाम से कॉमनली मिलता है, ठीक, और उसमें इथेनाइल एस्ट्रोडियोल पड़ा होता है। ये लगभग 21 दिन की चूंकि शेड्यूल में रहता है तो ये 21 टैबलेट ही आते हैं ये सभी। इसी तरह से फेमिलॉन नाम से आता है, ये
इसमें पड़ा होता है डेसोनॉर्जेस्ट्रील। तो डेसोनॉर्जेस्ट्रील है, इसी तरह से ये सारे मोनोफेजिक में है, यानी कि एक तरह के डोज चलते जाते हैं, इसमें डोज बढ़ाना घटाना नहीं होता है और ड्रग शिफ्टिंग नहीं होती है, तो ये मोनोफेजिक होते हैं। इस तरह से ट्राइफेजिक आते हैं जो कि मार्केट में ट्राइकुलर नाम से आता है। अब ट्राइकुलर भी में भी 21 टैबलेट होते हैं, शेड्यूल वही है, 21 दिन का चलाना है। अब पेशेंट के लिए ये लेकिन इसमें शिफ्ट कराना पड़ता है, 6 दिन कुछ और लेगी, 5 दिन कुछ और लेगी, 10 दिन कुछ और लेगी, ठीक। लेकिन इसका डोज जो होता है वो थोड़ा अल्टर होता रहता है, वो साइकिल के हिसाब से होता है, जो साइकिल में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो रेशियो होता है उसके हिसाब से ये फीड किया गया रहता है और ये सस्टेनेबल होता है। तो ये कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं वो ज्यादा सस्टेनेबल होते हैं मोनो कहें कि पिल्स के रेस्पेक्ट में, और मोनोफेजिक से भी ज्यादा ये अच्छे रहते हैं ट्राइफेजिक वाले। तो इसमें लेवोनॉर्जेस्ट्रील है, जब इसमें लो डोज देना है तो लो डोज देंगे, जब हाई डोज देना है तो हाई डोज देंगे। तो इसका दिख रहा है लेवोनॉर्जेस्ट्रील के साथ इथेनाइल एस्ट्रेडियोल है, जो कि 6 टैबलेट लिखा हुआ है, यानी 6 दिन चलेगा, एक एक टैबलेट लेती रहेगी पेशेंट। दूसरा है नेक्स्ट 5 डेज में वो लेवोनॉर्जेस्ट्रील लेगी, लेकिन उसमें डोज जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा, 125 mg हो जाएगा, और वो टैबलेट 5 दिन लेगी। इसी तरह से लेवोनॉर्जेस्ट्रील जो है वो 125 mg में रहेगा, और इथेनाइल एस्ट्रेडियोल जो होगा वो 30 mg 10 दिन लेती है। ये ट्राइफेजिक टाइप ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया। इसके अलावा प्रोजेस्ट्रोजेंस आते हैं, जिसमें कि मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन जो कि 10 mg में मेप्रेट नाम से आता है मार्केट में, नॉरेथिस्टेरोन नाम से आता है, प्राइमोलुट एन नाम से आता है मार्केट में, और एक जो होता है वो स्लिम पिल होता है। ये स्लिम पिल जो है ये ड्रोस्पेरिनॉन एक तरीके का ये एस्पाइरोलैक्टोन डेरिवेटिव है ना, और ये पेशेंट में ओबेसिटी डेवलप नहीं होने देता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है इसमें स्लिम पिल। तो ये स्लिम पिल में ड्रोस्पेरिनॉन है और साथ में इथेनाइल एस्ट्रेडियोल है। नाम से इसका जो मार्केट में देखे तो यास्मीन नाम से आता है, तराना नाम से आता है ये। दूसरा है क्या, डेनाजॉन है। ये एक तरह से कहें कि ये एंड्रोजेनिक टाइप का ड्रग है या एंटी एस्ट्रोजेनिक ड्रग है, ये यूज नहीं करना चाहिए जल्दी, है ना। तो डेनोजेन जो है ये 200 mg डोज में आता है, और या कभी कभी इसके साथ क्या होता है या इसके बदले GnRH एनालॉग यूज किए जाते हैं जिसका वास्ट रेंज है। तो ये एक तरह से क्रोनिक पेल्विक पेन में चलाया जाता है, क्योंकि ये मतलब ओवरी के साइकिल के को जो हार्मोनल चेंजेज होते हैं उसको रेगुलराइज करता है, और उसके वजह से कई बार ये सिस्ट को क्योर करने में हेल्पफुल हो जाता है, डिस्मेनोरिया के कारण मतलब डिस्मेनोरिया को ट्रीट करने में हेल्पफुल हो जाता है, या इंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट करने में हेल्पफुल हो जाता है। इस तरह से हम चूज कर सकते हैं कि क्या पैथोलॉजी है और कौन से टाइप का ट्रीटमेंट देना चाहिए। हम नहीं देते हैं तो दूसरे देते हैं, लेकिन हमको प्रेस्क्रिप्शन समझ में आनी चाहिए, इसलिए हमारे नॉलेज के लिए ये इंपॉर्टेंट है। पॉलीफार्मेसी में कभी कभी क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के ड्रग को कंबाइन किया जाता है किसी और ड्रग्स के साथ। जैसे मान लीजिए मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ हम गायनेकोलॉजी में जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है उसको भी एडप्ट कर दें, तो थोड़ा पेन का जो है, जैसे सीवियर पेन है तो वो थोड़ा कम हो जाएगा, वो माइल्ड फॉर्म में हो जाए या इंप्रूव होके, तो हम मतलब एक डोज को ज्यादा नहीं देने की जरूरत पड़ती है, इसलिए पॉलीफार्मेसी का भी ऑप्शन होता है। एक सर्जरी की तरफ हम जाएं उससे पहले हम सबसे चूज करें कि भाई टिश्यू को कम से कम, सर्जरी का एक रूल होता है, कभी भी टिश्यू को मतलब बहुत डेलिकेटली हैंडल करना चाहिए। अगर आप मान लीजिए सर्जरी में करने जा रहे होते हैं तो टिश्यू को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये टिश्यू बहुत ही, टिश्यू जब वो उसको आप दुश्मन समझेंगे तो वो भी वैसे ही रिएक्ट करती है। टिश्यू को जितना जेंटली हैंडल करना है, जितना मिनिमम उसको मतलब कहें कि उसको पेनिट्रेशन करें या उसको ट्रॉमा दें, तो मिनिमम ट्रॉमा के साथ हमें काम करना चाहिए। इसलिए आज के डेट में काफी पॉपुलर हो रही है सर्जरी MIS, जिसको कहें कि मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। उसमें आता है जैसे कि लेप्रोस्कोपी या लेजर थेरेपी, वो डिफाइंड होता है उतने ही हिस्सा को ट्रॉमा करता है जहां पे हमें काम करना है, और मिनिमम से मिनिमम, और इसकी हीलिंग या रिकवरी जो होती है वो थोड़ी फास्ट होती है। इसलिए आज के डेट में मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी ज्यादा, चूंकि इसमें पेशेंट का लंबा स्टे नहीं होता है, तो ये बर्डन नहीं क्रिएट कर रहा होता है मेडिकल फर्टर्निटी पे। एक दूसरा है प्री सेक्ट्रल न्यूरेक्टमी, ये एक तरह का न्यूरो सर्जरी का पार्ट है। तो इसमें चूंकि नाम जैसा बता रहा है, यानी सैक्रम के रीजन में जो नर्व सप्लाई है
उसके आसपास के नर्व्स को यानी प्री सैक्रल नर्व्स को हम क्या करें, एक्सरसाइज कर दें। तो इस तरह की सर्जरी न्यूरोसर्जन करते हैं। तो प्री सैक्रल न्यूरेक्टमी भी होती है, ट्रीटमेंट हम नहीं करते हैं, वो न्यूरोसर्जन करेंगे। एक है लूना। लूना जिसको कहते हैं कि लैप्रोस्कोपिक यूट्राइन नर्व एब्लेशन, नर्व को जला दिया जाए। किस तरह से? तो लैप्रोस्कोपिक मींस से। तो ये भी एक सर्जरी आज के डेट में आ रही है। ये कहें कि ये फॉर मिडलाइन डिस्मेनोरिया में चूज किया जाता है। और एक तरह से ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जब फेल होता है तो ये मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी में के तौर पे ही हम लोग इसको मानते हैं। और कहें कि जो थोड़े एडवांस सर्जरी होंगे तो उसमें वेंट्रोसर सस्पेंशन है और प्लाइकेशन ऑफ राउंड लिगामेंट करने की जरूरत होती है, क्योंकि लिगामेंट की स्ट्रेचिंग की वजह से भी प्रोलैप्स होता है और उस प्रोलैप्स को ओवरकम करने के लिए ये ट्रीटमेंट ऑप्शन किया जाता है। और वेंट्रोसर सस्पेंशन की बात की गई है। प्री सैक्रल न्यूरेक्टमी में हम लोग बात कर चुके हैं। डिस्पेरोनिया और डिस्मेनोरिया दोनों में ही किया जा सकता है। हिस्टेक्टमी कभी कभी एडवाइस किया जा सकता है और ये सेलेक्टेड केसेस में करने के लिए होना चाहिए। दूसरा क्या है कि जैसे मान लीजिए पैरिटी कंप्लीट है तभी करना चाहिए हिस्टेक्टमी, अदरवाइज सीधे इस पे जंप नहीं करना है। इंट्रैक्टेबल पेन ऑफ मैलिग्नेंट ओरिजिन, ऐसा हो तो उसमें हमें कभी कभी बहुत ज्यादा पेन है और वो थोड़े ही दिनों से ये ऐसा है, तो उसमें हम नार्कोटिक एनाल्जेसिक को हम चूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी में जो बात कर रहे थे पीएसएन और लूना यानी प्री सैक्रल न्यूरेक्टमी और जो लैप्रोस्कोपिक यूट्राइन नर्व एब्लेशन, ये हम लोग करवा सकते हैं। नार्कोटिक एनाल्जेसिक में जो हम लोग बात किए थे पहले, कोडीन वगैरह, ये सब इसमें चूज किया जा सकता है। एंटी कन्वर्जेंट थेरेपी जिसमें गैबापेंटीन था, कार्बामेजेपिन था, ये सारे थेरेपी भी यूज किए जाते हैं और किए जा सकते हैं। रेजिडुअल ओवेरियन ट्रैप सिंड्रोम, इसके बारे में अब हम लोग नहीं बात करें क्योंकि थोड़ा समय कम है। हम लोग आयुर्वेद वाले पोर्शन पे ज्यादा फोकस करेंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर लेंगे और इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम इसको स्किप करेंगे। ठीक है, अब अंडरस्टैंडिंग द सीपीपी इन टर्म्स ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेद के रेस्पेक्ट में हम क्या समझें क्रोनिक पेल्विक पेन का? कोई भी पेन होता है तो एक बड़ा सा सिंपल सा फॉर्मुलेशन, मतलब सिंपल सा सूत्र में बता दिया गया है क्या कि न वाताद रीते शूलम, यानी कि बिना वात के कोई शूल नहीं हो सकता है। और वात भी के लिए भी बोला गया है, वात की इतनी महती है कि 80 प्रकार के व्याधि को उत्पन्न करता है। जब हम लोग देखते हैं चरक के चिकित्सा अध्याय तो इसमें सबसे लास्ट चैप्टर वात पे फोकस कर दिया गया है। 28वां, 29वां और 30वां अध्याय जब हम लोग जाते हैं तो चरक में मतलब 28वां अध्याय से लेके वात व्याधि हो गया, वात शोणित अध्याय, या फिर बाद में योनि व्यापक, ये सारे वात से रिलेटेड है। इसलिए इनको तो इसमें ये सीक्वेंस जो है उसको अगर हम देखें तो इसमें बड़ा अच्छे से फिट हो जाता है। जो हम लोग कह रहे थे कि गायकोलॉजिकल और नॉन गायकोलॉजिकल कॉजेज मॉडर्न में, यानी कि हम लोग अभी थोड़ी देर पहले मैंने खुद ही कह दिया था कि आचार्य लोग मतलब अलग अलग उसको कहीं कहीं बिखेर के लिख दिए हैं, लेकिन वो बिखेर के नहीं लिखे हैं, शायद उसका भी सिस्टमेटाइजेशन है। उस चीज को हम लोग इस रेस्पेक्ट में भले ना रिलेट कर पाए, किसी और वे में देखें तो उसका सिस्टमेटाइज ऑर्डर है। उसमें उन्होंने क्या किया है, पहले मेडिकल कंसर्न, उसके बाद स्पेशलिटी कंसर्न है, भाई वो गायनिक स्पेशलिटी, वो भी समझते होंगे इस बात को कि ये स्त्री से संबंधित है, इसलिए वो गायनोकोलॉजिकल कंसर्न को एक सेपरेट हेडिंग में वो इन्होंने दिया है योनि व्यापक में। और सभी जो है वो वात के कारण होने वाले रोगों को एक साथ उन्होंने असेंबल किया है। 28वां अध्याय, 29वां अध्याय और 30वां अध्याय। उसी आधार पे हम देखें तो गायनोकोलॉजिकल जो कॉजेज हैं उसमें हम जाने कि भाई इसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से रिलेटेड पैथोलॉजी जो कि योनि व्यापक हम लोग पढ़ते हैं वो सारे आते हैं। अब चरक ने, सुश्रुत ने और आचार्य वाग्भट ने जो भी इन्होंने आचार्यों ने क्लासिफिकेशन किए हैं उसकी सिम्टोमेटोलॉजी के आधार पे या कहें कि संख्या बता दिए हैं। उस संख्या का बहुत बड़ा रोल नहीं है कि 11 बोले हैं और ये चरक ने और हृदयकार और संग्रहकार ने 11-11 बोल दिए हैं, जबकि सुश्रुत ने तो 5 ही बोले हैं। वो 5 भी बोले हैं तो भी उन्होंने वात की प्रधानता को वो
लेते हुए बोले हैं। तो ये गायनेकोलॉजिकल इश्यूज को हम देखें तो योनि व्यापद एक बड़ा सेपरेट एक्सप्लेनेशन है उसका, और इसमें बहुत ऐसी डिजीजेज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, वो कौन कौन से टाइप्स में वो आएंगे जो इसमें पेन सिम्टम्स होंगे। तो जो पेन सिम्टम्स वाले हैं उस पर हमारा फोकस ज्यादा होगा। कई ऐसे वात के कारण होंगे लेकिन वो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का कारण बन जाते हैं, जैसे पुत्रग्नि योनि व्यापद हुआ, या गर्भावस्था में हो जाते हैं, है ना, जो सूचीमुखी वाले में होगा। लेकिन सूचीमुखी आगे चल के मैनिफेस्ट हो रहा होता है पेन के तौर पे, तो वो हम सबको थोड़ा सा उस प्रसंग में बात करेंगे। इसके कारण जो है वात के कारण एक गायनेकोलॉजिकल एस्पेक्ट में हम लोग योनि व्यापद कर रहे हैं, तो उसी कंसर्न में जो ओवुलेशन मतलब ओवेरियन पैथोलॉजी जिसको कहें कि ओवुलेटरी डिस्फंक्शन या आर्तोदुष्टि कहें, उसमें वातज टाइप की भी बात की गई है। तो इसमें वातज आर्तोदुष्टि जो होगा, यहाँ पे जो पेन वाला कंटेक्स्ट होगा वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा क्रोनिक पेल्विक पेन में। नॉन गायनेकोलॉजिकल कॉज के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे कि 28वां अध्याय 29वां अध्याय जो है वो नॉन गायनेकोलॉजिकल कंसर्न के, इसमें वात व्याधि जो क्रोनिक पेल्विक पेन के कारण बन सकते उस पे हम लोग फोकस करें। तो इसमें जैसे जीर्ण श्रोणी सूल, हमने अभी ये लिटरल मीनिंग होगा, ऐसा कोई आयुर्वेद में एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है कि जीर्ण श्रोणी सूल, लेकिन क्रोनिक पेल्विक पेन का लिटरल मीनिंग अगर नहीं भी बताया गया है तो ऐसा पेन तो होता ही है। इस पेन को हम क्या समझें, तो हम उसको ठीक है आप क्रोनिक पेल्विक पेन समझेंगे, लेकिन हम वात से डिराइव्ड है, हम कह दें कि भाई ये श्रोणी में है, श्रोणी स्ट्रक्चर को हम लोग मानते हैं ना कि ये पेल्विस है, इस पेल्विस में लोकेलाइज्ड है, तो श्रोणीगत वात कहें, जीर्ण श्रोणी सूल कहें, जो भी कहें, वो पेन वहां पे लोकेलाइज्ड है, तो वो पेन का के क्लासिफिकेशन में इंक्लूड जरूर होगा। वो मांस अस्थि संधिगत वात हो सकता है, वो मर्मगत वात हो सकता है, या वो स्नायुगत हो सकता है, जिसमें स्नायु की अगर बात करें तो इसमें वो नर्व्स, टेंडन, ये सभी इंक्लूड हो जाएंगे। इसमें स्पास्टिक टाइप के जो पेन होंगे वो इसमें इंक्लूड होंगे। इसी तरह से कोष्ठ आशयगत, जो जिसमें जैसे कहें पक्वाशयगत वात है ना, वहां का उससे रिलेटेड होगा, जो जैसे कहें अभी हम लोग पढ़ रहे थे, मॉडर्न में बताया गया है कि IBS यानी इरिटेबल बाउल, ये गट्स है, लेकिन ये चूंकि हम आयुर्वेद में अगर रिलेट करेंगे तो ये कोष्ठ आशयगत बात है, ये नॉन गायनेकोलॉजिकल कॉज में आएगा, है ना, और इस तरह का एक्सप्लेनेशन मिलता है। इसी तरह से तूनी, प्रतितूनी, इस तरह की भी चर्चा आई है। तूनी जो है जब हम लोग पढ़ते हैं 80 प्रकार के जो वातज व्याधि, तो उसमें वातज व्याधि जो है वातज व्याधि जो है इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव न्यूरोपैथी आएंगे, वो गुदा स्थित वात है, और तूनी जो है वो रेक्टल कॉलिक है, या प्रतितूनी जो है वो यूरेथ्रल कॉलिक में है। यानी कि इस तरह के एक्सप्लेनेशन है, उसको हमें असेंबल करने की जरूरत थी बस, और आचार्यों ने इसका हमें डिफरेंट कंटेक्स्ट में इसका एक्सप्लेनेशन दिए। ये हम लोग बात कर चुके हैं कि न ही वाताद ऋतिशूलम। अब जो अगर पैथोलॉजी पे हम लोग बात करें कि वात का प्रकोप का कारण क्या रहता होगा, तो इसमें दो कारण मेन है, एक तो मार्ग आवरण और दूसरा जो होता है वो धातु क्षय जन्य। तो इसमें धातु क्षय में अगर कहें तो धातु जो है हमारे आर्तो के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा अच्छे से इलेबोरेट हो जाता है, क्योंकि रस धातु का जो है ये एक तरह से उप धातु है। तो आर्थो वाला जो ओवुलेटरी टाइप ऑफ पेन है वो, अदरवाइज अगर हम यूट्रस को समझे तो ये मस्कुलर ऑर्गन है, तो वहां पे मांस धातु है। लेकिन आद्य धातु चूंकि रस धातु है, तो रस जो है वो सभी धातुओं का पोषण कर रहा होता है ना, पोषण कर रहा होता है, नए धातुओं का फॉर्मेशन जो भी कर रहा होता है। तो इस तरह से रस धातु का भी अगर हम ट्रीटमेंट शुरू करें, या वहां पे दुष्टि को हम अंदाजा करें कि कौन सा धातु जिसमें दुष्टि है, उसका हमें डायग्नोज करें, तो हम कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। और कभी कभी ये क्षय जो होता है उसका दुष्टि तो एक अलग परिप्रेक्ष्य में, क्षय जो होगा चाहे वो रस, रक्त, मांस में कोई भी धातु होगा, तो वो प्रकोपित वात को ही करेगा, क्योंकि वहां अवकाश उत्पन्न होगा। अवरोध भी होगा तो वायु का जो पाथ है वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा, तो वायु जो है वो बहुत ही जल्दी प्रकोपित हो जाता है ना। तो ये प्रकोपित होने के कारण, चूंकि ये कहें वात कलाकलीय अध्याय या महारोगाध्याय में या वात व्याधि में वात की महत्ता को बताया गया कि ये कितना
बलवान दोष है, इसलिए ये किसी भी तरह के व्याधि उत्पन्न करने में सक्षम होता है। ठीक, तो और ये वात के प्रकोपक हेतु आचार्य सुश्रुत ने बहुत इलेबोरेट डिस्क्रिप्शन की है। उसको व्रण प्रश्न अध्याय जो सूत्र स्थान में है उसमें बहुत डिस्क्राइब किया है। उस पर हम लोग स्किप करेंगे स्लाइड को, कि इसमें कि जितने भी वात प्रकोपक निदान है उन्होंने बोला है कि तत्र बलवत विग्रह, अति व्यायाम, व्यवाय, अध्ययन, है ना, प्रपतन, प्रधावन, प्रपीड़न, अभिघात, ये सारे कारण जो है, चाहे वो ट्रॉमा के कारण हो या कोई आहार का सेवन, जैसे इसमें आगे आया है इसमें कि शुष्क शाक, बल्लूर, कोद, उदाला, कोरदूष, ज्यामाक, निवार, मुद्ग, है ना, ये मसूर, आड़की, लेकिन ये सभी जो है ये वात प्रकोपक होंगे, क्योंकि लेकिन ये मात्रा में अगर सेवन किया जाए तो नहीं होंगे, लेकिन मात्रा अधिक के हो या चूंकि इनमें वात जो है वो प्रिडोमिनेंट होता है रुक्षता के कारण, लघुता के कारण, जिससे तो ये जल्दी प्रकोपित कर देंगे। इस चीज के सेवन के लिए भी हमें अंदाजा होना चाहिए कि व्यक्ति का प्रकृति क्या है, उसमें प्रकोप होने के कई ऐसे अवसर हैं, उसको कैसे हम प्रिवेंट करें। ठीक, ये आगे हम लोग स्किप करेंगे। वातजीवनी व्यापक के टाइप जो है इसमें आचार्य ने कई टाइप्स हैं। देखिए अगर चरक में जो है वो 11 टाइप दिख रहे हैं, वैसे ही वाग्भट में भी। तो इसमें जो पेन वाले हैं कौन कौन से हैं, एक तो वातिकी है, उसमें पेन का डिस्क्रिप्शन आया है, अति चरणा में आया हुआ है, प्राक चरणा में आया हुआ है। क्योंकि प्राक चरणा क्या है, ये अगर मतलब कि बिफोर एडोलेसेंट, मतलब एडोलेसेंट एज ग्रुप में ही अगर वो क्वाइटस में इंडल्ज हो जाए तो ऐसे, और उसमें बोला गया है कि पृष्ठ कटि उरु वंक्षण में पीड़ा उत्पन्न होने लगता है, तो ये आया है। और अतिचरणा में भी बताया गया है। इसमें क्या है कि अगर बहुत ज्यादा विवाह आदि कर्म कर रही होती है तो शोभ, सुप्ति और रुजा ये आदि है ना का इसमें गुंजाइश है। उदावर्तनी, चूंकि ये एक तो मतलब इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेज आ जाते हैं, है ना, नहीं सॉरी, इसमें फंक्शनल चेंजेज आते हैं एक्चुअली, और सूचीमुखी जो है उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेज आते हैं। दोनों ही वात दोष के कारण होते हैं। सूचीमुखी जो होती है वो गर्भावस्था में माता के द्वारा से जो आहार विहार का सेवन किया जाता है वो उसके मतलब आने वाली जो स्त्री संतान है उसमें ऐसा व्यापत्ति उत्पन्न करती है, लेकिन आगे चल के वो मैनिफेस्ट होता है। चूंकि सूचीमुखी को हम आयुर्वेद के में जो भी एक्सप्लेनेशन है वो दिया गया है, मॉडर्न के हिसाब से ये पिन होल ऑस है, तो ये कहें कि ये कंजेशन क्रिएट कर देता है ना। तो इस तरह से ये पेन का कारण बन जाता है। शुष्का में पेन मिलता है और महायोनि में पेन का एक्सप्लेनेशन मिलता है। इसी तरह से उदावरता उन्होंने बताया है आचार्य ने, विप्लुताम नित्य वेदना ही कह दिया उन्होंने, है ना। और परिप्लुता और वातला, इन सब में वात के कारण ये वेदना का उत्पत्ति है और इसमें रुजा आदि है, तो इसमें ये पेन का एक्सप्लेनेशन मिलता है। लेकिन हमें सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मॉडर्न के हिसाब से हमें क्रोनिक पेल्विक पेन है तो उसका ड्यूरेशन हम माइंड में रखें, तब हम कह सकते हैं कि ये इस टाइप का पेन है। और हमारा आयुर्वेदिक डायग्नोसिस जो भी हो उसको अगर हमें रिलेट करना हो तब हम स्ट्रांगली कह सकते हैं, भले ही ये आयुर्वेद के हिसाब से ये फल्ला है, आपका जो ट्रीटमेंट जो क्रोनिक पेल्विक पेन के हिसाब से हम ये ट्रीटमेंट हम अपना देंगे, और वो ड्यूरेशन इन माइंड में होना चाहिए। और हमें डिनाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि हम सर्जरी ऑप्शन हो ही नहीं सकता। कई ऐसी डिजीजेज है जिसमें सर्जिकल ऑप्शन होते हैं, तो सर्जिकल ऑप्शन को भी हमें माइंड में रखना चाहिए। तो हमें रेफरल करने में भी कोई ये नहीं होना चाहिए कि हम इसको रेफर नहीं करेंगे, लेकिन मैनेज करना हो तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, वो तो करें। हम आगे क्या क्या ऑप्शन होंगे उस पर बात करें। ये सारे अभी हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं। ये स्क्रीन शॉट करना चाहे यूजी के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। इसका रिलेशन है कि वातजीवनी व्यापक को, क्योंकि समय हमारा ज्यादा हो रहा है, 1.5 घंटे हो चुके हैं या 1.25 घंटा हो चुका है, तो थोड़ा ब्रीफ करें ताकि हम ट्रीटमेंट तक पहुंच सकें। तो आप इसको स्नैपशॉट कर लीजिए, इसमें कुछ बहुत विशेष नहीं है। ये मॉडर्न की डिजीजेस से रिलेट किया गया है, लेकिन इसमें हमें बस वो ध्यान रखना होता है कि 11 योनि व्यापक में किस में पेन प्रिडोमिनेंट है, जिसमें पेन का चर्चा सिम्टम्स के रूप में किया गया। हालांकि सुश्रुत ने उन्होंने बोल दिया है कि जो वात से उत्पन्न है तो बाकी सारे में वो रुजा आदि रहेंगे, वो वंचित नहीं है। वो जो वातला में बोला गया है वो सब में लागू होगा, है ना।
जो उर्वरता है, चाहे बंध्या है, ये सब में लागू होगा। ठीक है। रोल ऑफ आयुर्वेद क्या हो सकता है? निदान संप्राप्ति, हम लोग निदान समझ चुके हैं कि वात को जो भी निदान होंगे वात को प्रकोपित करेंगे, तो वो वात क्या करेगा, अपने कहें कि जो स्थान विशेष है वहां पे जल्दी प्रकोपित हो जाएगा। ठीक, तो और वो व्याधि को कई तरीके से मैनिफेस्ट कर सकता है, एकांग हो सकता है, सर्वांग हो सकता है, या कोष्ठ अवयव को लेके हो सकता है। तो ये इस तरह की संप्राप्ति इसमें हमारे आयुर्वेद के हिसाब से एक्सप्लेन किया सकती है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, इसको थोड़ा हम लोग ध्यान देके करें। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? वात सामक जो भी आप ट्रीटमेंट आप भी सोचते हैं, ये जो हमने लिखा है यही ट्रीटमेंट आइडियल नहीं हो सकता। ये हम तो उस चीजों को हम सोच के सिस्टमेटाइज किए हैं जो बुकिश वे में होता है, या हम लोग जो कर रहे होते हैं प्रैक्टिस में वो है। आप अगर खुद भी प्लान करते हैं कि ये वात सामक क्रिया हो सकती है, दैट इज ट्रीटमेंट। ये कहीं हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये तो जस्ट क्लू है। आचार्य ने भी संहिता लिखे हैं तो उन्होंने भी यही बोला है कि ये भाई ये अल्प बुद्धि वालों के लिए है। जो आप खुद से अगर कई सारी चीजें आपको कंक्लूजन्स मिलते हैं और आप प्रैक्टिस में सीखते हैं, वो भी वो सिम्टम्स हैं, वो भी उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, तो आप भी प्लान कर सकते हैं, अपने दिमाग या युक्ति आप लगा सकते हैं, उसके लिए कहीं बाध्यता नहीं है। इसमें हम लोग बात करें कि निदान परिवर्जन, उन्होंने सुश्रुत ने बोला है कि संक्षिप्त क्रिया योगो निदान परिवर्जन। और हम लोग जब देखते हैं योनि व्यापद में तो मिथ्या आचरणताम प्रदुष्टेन आर्तवेन च, इसे बोला गया है। तो यानी मिथ्या आचरण का परिहार कर दें, यानी कि जो अनुचित आहार विहार है उसका सेवन न करें, यानी इसको अगर हम रूल कट ऑफ कर दें, यानी निदान का परिवर्जन कर दें, तो उसकी चिकित्सा शुरुआत हो चुकी है ना। तो यानी अवॉइडिंग द प्रकोप हेतु स्पेशली वात दोष का, क्योंकि जो वात दोष ही योनि व्यापद का कारण है, वात दोष ही जो है वो वात व्याधि का कारण है, और वात दोष ही यहाँ पे भी लोग जिस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं क्रोनिक पेल्विक के, वहाँ भी ये वात दोष है। इसलिए वात का शमन करने के लिए या उसका कहें जो प्रकोपक हेतु का निदान का परिवर्जन करना है, वो इनिशियल ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। संप्राप्ति विघटन, संप्राप्ति विघटन में क्या है, डिजीज के प्रोग्रेशन को हम कट करें, है ना, वो जो पाथवे है उसको किस वे में कट करें, वो हमारा थेराप्यूटिक मोडलिटी, वो हमारे प्लानिंग पे है। तो हम जो जो डिजीज का प्रोग्रेशन है ना, वो संचय, प्रकोप, प्रेशर आदि जो भी है, या सत्क्रिया काल के हिसाब से जो हम लोग समझते हैं, है ना, उसके हिसाब से वो हम उसका डिजीज के प्रोग्रेशन को वहीं पे कट करें, हर स्टेज में है, वो हमारा प्रिंसिपल में इंक्लूड होगा। दीपन पाचन, क्यों? क्योंकि दीपन पाचन जो है वो एक तरह से अग्नि को बढ़ाने वाला है, और अग्नि की जो चिकित्सा होती है जिसको क्या कहते हैं कि काय चिकित्सा है ना, और ये स्त्री जो है, स्त्री प्रसूति रोग, एक तरह से स्त्री काय चिकित्सा है। तो काय चिकित्सा का मतलब है क्या कि हमें अग्नि की चिकित्सा करनी होती है। तो अग्नि की चिकित्सा में हमें दीपन और पाचन, बहुत तरह की हमारे पास ऑप्शंस हैं, और इस तरह का मॉडर्न में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, वो सीधे ड्रग्स देते हैं वो। लेकिन हमारा जो है भाई ड्रग्स को भी अगर काम करना हो तो अग्नि दीप्त होनी चाहिए, और तभी वो ड्रग्स का इफेक्ट हमें मिलेगा। और संशोधन कर्म करना होता है तो दीपन पाचन जो होता है ये आद्य कर्म में आ जाता है, या कहीं पूर्व कर्म हो जाता है। ठीक, इसी तरह से स्नेह स्वेदन जो कि मुख्य रूप से पूर्व कर्म में आता है, क्योंकि स्नेह स्वेदन से पहले भी दीपन कर्म करने का एडवाइस है, दीपन पाचन कर्म करना है, तो वो तो पहले हमें लिखना था तो वो लिखा गया है। स्नेह स्वेदन जो है वो एक तरह से पूर्व कर्म भी है, और स्नेह स्वेदन जो है वो एक प्रधान कर्म भी है। तो समन के लिए भी किया जाता है और शोधन के लिए भी किया जाता है। इस तरह से स्वेदन जो है, इसमें अब हम कई ऑप्शंस हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम नाड़ी स्वेद ही करें। तो ये एक हमारे पास ऑप्शन हो सकता है कि नाड़ी स्वेदन करें 10 मूल के, ये हमारे प्रैक्टिस में हम लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है। मृदु विरेचन, और मृदु विरेचन में भी हमें ध्यान रखना है, विरेचन करें तो दोष बाहर ज्यादा ना निकल जाए, अदरवाइज दोष प्रकोप हो सकता है। इसलिए स्निग्ध, ताकि वात प्रकोप का कोई गुंजाइश ना हो, इसलिए स्निग्ध मृदु विरेचन कराएं, या स्निग्ध द्रव्यों से कराएं, किसी घृत आदि द्रव्यों से कराएं। हमारे पास ऑप्शंस आएंगे कौन कौन से हम घृत चूज कर सकते हैं, है ना, वो ऑप्शंस को आगे दिया हुआ है, उसको चूज करेंगे। योग बस्ती, योग बस्ती हम लोग क्या करते हैं, जैसे
ये बस्ती का संख्या के भेद से किया हुआ है ना, ये विकल्प है एक तरह का। तो इसमें जैसे कर्म, योग और काल, ये बस्ती जो बताई गई है, मतलब कि कर्म मतलब काल बस्ती, योग बस्ती और कर्म बस्ती, ये सब सारे, तो मतलब इसमें 8 बस्तियों की संख्या दी गई है योग बस्ती में, है ना। और योग बस्ती में जो है, इसमें सबसे पहली जो इनिशिएट करते हैं वो स्नेह बस्ती से शुरू करते हैं, बीच में अनुवासन निरूह, अनुवासन निरूह, अनुवासन निरूह, ऐसे लास्ट वाली जो होती है वो अनुवासन बस्ती होती है। इस तरह से हम लोग जब डिजाइन कर लेते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, तो हमारे ट्रीटमेंट मॉडलिटीज जो हमने ब्रीफ में दिया है वो ऐसा होगा योग बस्ती में। फिर उत्तर बस्ती, आयुर्वेद में जो है हमारा गायनी स्पेशलिटी है, यानी कि जो ये केवल गायनी के लिए ही नहीं है, हम मूत्र मार्ग में भी कर सकते हैं, लेकिन योनि मार्ग के लिए उत्तर बस्ती जो हम लोग सोचते हैं वो गर्भाशय शोधन के लिए हो सकता है, या वात समन क्रिया के लिए हो सकता है, या गर्भाशय में कभी कभी कहते हैं जैसे मॉडर्न के हिसाब से कि इंडोमेट्रियल थिकनेस बहुत पुअर है, वहां पे हम ब्रिंघण के तरफ से देते हैं कि वहां पे इंडोमेट्रियम में जो प्रोलिफरेटिव चेंजेस नहीं हो पा रही होती है, वहां पे हम वैसे द्रव्यों को चूज करके दे सकते हैं। और कभी कभी क्या हो सकता है, जैसे हम क्षार चूज कर लेते हैं तो वहां पे कभी कभी एडेजेंस हैं, तो हमारा उत्तर बस्ती कई तरीके से काम करेगा, हमारा द्रव्य के विकल्प के आधार पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे अभी हमने बताया है कि हमारा पर्पस क्या क्या होना चाहिए, या तो वात समन क्रिया करने के लिए, गर्भाशय का शोधन भले ही करें, वहां पे भी वात को ही, वात दोष के को ध्यान में रखते हुए करते हैं, या ब्रिंघण करें ताकि वात समन हो जाए, इस तरह का हमारा कल्पना होगा। लोकल थेरेपी जो कि काय चिकित्सा में किया जाना चाहिए, जो कि हम लोग पहले पढ़ रहे थे, नॉन गायनेकोलॉजिकल। नॉन गायनेकोलॉजिकल का मतलब वो अदर देन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि वो काय चिकित्सा स्पेशलिटी का होगा, या कहें सर्जिकल स्पेशलिटी का होगा। तो उसमें हम स्थानिक चिकित्सा के लिए एडवाइस कर सकते हैं। वहां स्थानिक चिकित्सा में जो एडवाइस किया जाता है कॉमन प्रैक्टिस में, जो कि पेल्विक पेन है, तो पेल्विक पेन के लिए वहां पे हम कटी बस्ती एडवाइस करें तो ज्यादा लाभ पहुंचा सकते हैं। वो भी पर्टिकुलर केस, ये हमारे थेराप्यूटिक प्लानिंग पे डिपेंड करेगा कि हम किस केस में कटी बस्ती एडवाइस करेंगे तो वहां लाभ होगा। और खासकर जो न्यूरो कंसर्न का हो, यानी कि न्यूरेल्जिया है, या कहें कि न्यूरो डिजेनरेटिव चेंजेस हो रहे होते हैं, वहां पे अगर हम कटी बस्ती करेंगे तो जरूर उसमें लाभ पहुंचा पाएंगे। पथ्य जो है वो क्या कहें कि जो संशोधन क्रिया करते हैं उसके बाद भी हमें संसर्जन कर्म भी करना है, और आगे औषधि जो लेगा व्यक्ति तो उसमें भी संसमन क्रिया में भी पथ्य तो हमें चूज करके देना है। तो उसमें कौन से पथ्य चूज किया जाए, जो भी पथ्य चूज करे हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि वो ब्रिंघण होना चाहिए, ब्रिंघण द्रव्यों से, या वातानुलोमन करने वाले होने चाहिए। रसायन थेरेपी लॉन्ग टर्म में क्या होता है, पेशेंट कुछ दिन दवा लेती है, ठीक होती है, और कहती है कि दवा जब तक लेते हैं तब तक ठीक थे, फिर तो डेवलप हो गया, आपकी आयुर्वेद क्या काम की। वैसे स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, वहां हमारा बहुत अच्छा ये ऑप्शन बनता है, हम उसमें रसायन चिकित्सा करें, क्योंकि उसमें धातु मतलब कि रसादि धातुएं अगर लग रहा है, उसमें क्षय वाली स्थिति है, या कोई और जिसमें हमें लग रहा है कि इसमें ये रसायन, हमारे लिए रसायन का बहुत बड़ा विकल्प है। रसायन पे आचार्य ने 4 अध्याय ही लिख दे रखे हैं, है ना। तो उस अध्याय को हम पढ़ें और हम खुद भी हम सोच सकते हैं, यानी हमारा पर्पस क्या है, रिजुविनेशन थेरेपी, यानी कि जो टिश्यूज हैं अच्छे क्वालिटी की बन जाए। और उन्होंने भी यही बोला है कि, है ना, कि रसायन का कि रसादिना, है ना, जो तो उसमें रस आदि धातुओं का कहें कि परस्पर मतलब कहें कि उसको लाभ पहुंचाना, है ना। तो ये रसायन चिकित्सा का हमारा पर्पस होगा। समन चिकित्सा यानी कि इसमें ओरल थेरेपी या कोई और लोकल थेरेपी इसमें हम एडवाइज कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल्स था। ये हमारे पास और ऑप्शंस हो सकते हैं ट्रीटमेंट के प्रोसीजर्स को कंडक्ट कराने के लिए। दीपन पाचन करना है, हम चूज कर सकते, अच्छा द्रव्य में होगा। वैक्वामर च्यूर्न है, 10 ग्राम एडवाइस कर दें पेशेंट को विथ ल्यूक वार्म। ऐसा महानारायण तेल का से हम अभ्यंतर या उसका बाह्य स्नेहन करा सकते हैं, तो उसका आरोहण में हम लोग बढ़ाते चले जाए, है ना। और उसको मतलब कि क्या कहें कि 3 से 8 दिन तक का प्रोसीजर में हम ले सकते हैं। और 7 दिन से ज्यादा स्नेहन नहीं कराने का निर्देश किया, अगर हम स्नेहन कराना भी चाहते हैं।
है ना, क्योंकि स्नेह साथ में हो जाए उसका ध्यान भी रखते हुए कराना चाहिए। तो दूसरा है कि बाह्य स्वेदन के लिए, स्नेहन के लिए हम क्या कर सकते हैं, धान्वंतर तैल है, उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें सर्वंग अभ्यंग करा सकते हैं और उसके बाद हम स्वेदन भी उसके साथ साथ प्लान कर दें, तो स्नेहन कराएं साथ में स्वेदन करा दें। तो स्वेदन के लिए हम नास्वेद पर भी हम लोग डिस्कस किए हैं, ये स्वेदन कराने के लिए है। डेज का हमारे तरफ से कोई ऐसा नहीं है, आप खुद प्लान करें कि डेज क्या है, जो करना चाहिए या किया जा रहा है वो हम बता रहे हैं, या अभी हो रहा है कई जगह ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में, तो ये ऐसा हमने दिए हैं। बाध्य कोई नहीं है, आप खुद भी प्लान कर सकते हैं। त्रिवृत्त लेह, इसमें ओरल डोज जो है वो पर्पस क्या है यहाँ पे, मृदु विरेचन, वो जो हम लोग बात कर रहे थे कि स्निग्ध, तो इस तरह के हम लेह को चूज कर सकते हैं स्नेह से, और विरेचन भी कराना है तो वो मृदु टाइप का होना चाहिए, ये इस डोज में हम दे सकते हैं। दशमूल क्षार का बस्ती हम दे सकते हैं, ये बुध बस्ती के तौर पे दिया जाए जो कि निरूह बस्ती के लिए। इसी के साथ साथ हम लोग अनुवासन बस्ती के लिए सोच सकते हैं, तो धान्वंतर तैल है, सहचर आदि तैल है, इसका हम फॉर्मुलेशन हम कंबाइंड वे में कर रहे हैं, तो हम बहुत अच्छा योग बस्ती बना सकते हैं। और योग बस्ती को हम 14वें से 21वें दिन के बीच में प्लान करें, इसमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये थेरेपी थोड़ी लंबी हो जा रही है, लेकिन ये क्रोनिक पेल्विक पेन है, पेशेंट तो सफर कर ही रहा था 6 महीने से, पहले ही हम उसको पेशेंट से काउंसिल करें कि भाई समय लगेगा, तो उस समय को हम इस यहाँ से यूटिलाइज करेंगे। सतपुष्पा तैल है, उसकी उत्तर बस्ती हम प्लान कर सकते हैं, इसको हम अनुवासन बस्ती में भी यूज कर सकते हैं, और जिस दिन उत्तर बस्ती करें उसका अनुवासन बस्ती करें, क्योंकि कॉस्टली होता है तो हम इसका और विकल्प भी ले सकते हैं। वात समन क्रिया हमारा पर्पस है, वहां बहुत सस्ते में भी अगर जाना है तो दशमूल तेल ले सकते हैं। दशमूल तेल का ही हम चाहें तो कटी बस्ती करा सकते हैं, ये सस्ता तेल है दशमूल तेल का, तो ये हम 7 दिन तक का इसमें कटी बस्ती एडवाइज कर सकते हैं। उत्तर बस्ती के लिए कुछ आयुर्वेद में जो बताई गई है उसमें गुड़चादी तेल की बस्ती और त्रिवृत्त स्नेह बस्ती है, ये वातज योनि व्यापद और ये उदावरता योनि व्यापद के लिए डिस्क्राइब है। स्थानीय चिकित्सा में हम इसको चूज कर सकते हैं। अब जो इसमें योनि व्यापद की जो चिकित्सा है उसके अलावा भी कई सारी चिकित्सा है, जो वात सामक क्रिया बताई गई है वो सभी लागू हो जाएंगे, यानी वातजार्थ दुष्टि की चिकित्सा भी लागू होगी, बस्ती रोग में जो चिकित्सा बताई गई है वो भी लागू हो जाएगी इसमें। जीर्ण श्रोणी शूल के लिए अभी हम लोग बात कर रहे थे, या श्रोणीगत वात के लिए जो हम काय चिकित्सा स्पेशलिटी में जो प्रेस्क्राइब की जाती है, गुल्म में या ग्रंथि रोग में जो किए जाते हैं वो भी लागू होंगे। अगर एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग अगर इसमें है तो उसके अकॉर्डिंगली प्रदर की जो चिकित्सा है वो लागू हो जाएगी। स्रोतो सोमन बमन विरेचन आदि बस्ती, अगर हमें लग रहा है कि संशोधन करने योग्य, दोष का उत्क्लेश अगर बहुत ज्यादा रहता है तो संशोधन कराने के बाद संशमन क्रिया चालू करनी चाहिए। पेशेंट का बल अबल का विचार करते हैं तब हम संशोधन के लिए उसको लेते हैं, तो ये सभी चिकित्सा करेंगे। शूल प्रशमन के लिए जो चिकित्सा बताई गई है ना, शूल प्रशमन के लिए उन्होंने जो 10 इमानी या गण बताए हैं उसका हम चिकित्सा में प्रयोग कर सकते हैं, वो भी इसमें लागू होगा, है ना। और रसायन चिकित्सा के लिए उन्होंने ये ही दे रखे हैं चैप्टर, तो उसका भी हम यूज करें। सतपुष्पा तेल सतपुष्पा है, सतावरी है, लहसुन है, ये सारे जो हैं ये काश्यप अध्याय में इसके कल्प बताए गए हैं, और ये स्त्रियों के लिए कितने लाभप्रद है। ये कई डिजीजेज में, न केवल योनि रोग में, बल्कि आर्तोदुष्टि, बंध्यत्व या इससे रिलेटेड और भी डिजीजेज में उन्होंने इसका प्रयोग करने का निर्देश किया है, उसका हमें यूज करना है। अब जनरल प्रिंसिपल ट्रीटमेंट जो बताई जाती है इसमें स्नेह स्वेद बस्ती आदि वातजासु अनिलाप, हम ये बोला गया है आयुर्वेद में, तो ये सब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, और मुझे लगता है हमारी ये तो फिर रिपीटेशन है, इसलिए चूंकि ये टाइप्ड वे में था ये पूरा हमने स्लाइड, तो इसको अभी हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके हैं। हमें लगता है कि ये टाइम भी काफी हो चुका है, और हमने जितना डिस्कस किया है वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस काफी था, और किसी की और क्यूरियोसिटी होगी तो कभी हम दोबारा लेक्चर लेंगे, तो इससे कंटिन्यूएशन में ऐसा टॉपिक लेंगे ताकि और आगे डिस्कस कर सकें। सभी आयोजकों को पुनः मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे अवसर दिया। इस विषय से मेरा कहें कि चूंकि जुड़ाव है, मैं
स्त्री प्रसूति से, इसलिए मैंने ऐसा टॉपिक चूज किया। बहुत सारे ऐसे होंगे जो शायद अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं जिनके लिए यह भी टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है, उनके लिए पहली बार पढ़ा गया है तो उनके काम आएगा, और जो प्रैक्टिशनर है उनके लिए भी काम आएगा। और मान लिए कि कहीं ऐसे हों जो काय चिकित्सा स्पेशलिटी के, उनके परिप्रेक्ष्य में भी ये काम आने वाला है, क्योंकि हम केवल योनि व्यापक पे फोकस नहीं किए थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बॉस। आपने इस टॉपिक क्रॉनिक पेल्विक पेन का बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन किया, चाहे हम मॉडर्न की बात करें चाहे हम आयुर्वेद की बात करें। मॉडर्न डिटेल में बताते हुए आप बार बार कह रहे थे कि हमें देना भले ही नहीं है लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो बिल्कुल एग्जैक्टली आचार्य सुश्रुत भी यही कहते हैं कि जो भी प्रचलित शास्त्र हैं दूसरे, हमें उसकी भी पूरी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। एवं एकम शास्त्रम वधीयान विद्यात् शास्त्र निश्चयम तस्मात् बहुश्रुतम शास्त्रम विजानीयात् चिकित्सक। तो बिल्कुल एग्जैक्ट हमें नॉलेज लगभग हर चीज की होनी चाहिए। कोई प्रिस्क्रिप्शन लेकर आ रहा है, हो सकता है पेशेंट हमारे पास, तो हमें पता होना चाहिए उसने क्या लिया है, कब लिया है। और साथ ही साथ आपने आयुर्वेद में भी इस टॉपिक को बहुत डिटेल से कवर किया है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बॉस, हमें एनलाइटन करने के लिए। अब नेक्स्ट हम बॉस कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। पहला एक क्वेश्चन था कि क्रोनिक पेल्विक पेन और डिस्मेनोरिया में हम डिफरेंशियल डायग्नोस कैसे करेंगे। तो अच्छा क्वेश्चन आपने जिन्होंने भी पुट किया है। डिस्मेनोरिया का जो है, इसमें एक टिपिकल उसमें बोला गया है, नाम बता रहा है कि डिस्मेनोरिया का मतलब क्या है कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, लिटरल मीनिंग यही हुआ। और उसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि एनी पेन जो कि इतना सफिशिएंट मैग्नीट्यूड का हो, जो इनकैपेसिटेट करे डे टू डे एक्टिविटी को, और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एवराइज हो रहा होता है। अब हम लोग पहले भी हम लोग बात किए थे कि ये नॉन साइक्लिकल, तो नॉन साइक्लिकल में पहले ही एक्सक्लूड कर दिए थे कि भाई डिस्मेनोरिया वाले पेन को इसमें इंक्लूड नहीं करे, क्योंकि वो एक अलग कंसर्न है ना। तो ये जब भी पेन एराइज होगा, ये एक तरह का पेल्विक पैथोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है, परंतु ये एक इंडिपेंडेंट अपने आप में डिजीज है या कहें कि लक्षण है। तो डिस्मेनोरिया जो है एक अलग कंसर्न हो जाता है, इस तरह से कि इसको डिफरेंशिएट करना चाहें, क्योंकि कई ऐसे जो क्रोनिक पेल्विक पेन में कॉजेज होंगे वो अदर देन डिस्मेनोरिया है। ये एक तरह से कॉज बन सकता है, न कि ये कहें कि ये फुल्ली क्रोनिक पेल्विक पेन। क्रोनिक पेल्विक पेन में सबसे पहले तो ये है कि ये 6 मंथ के ड्यूरेशन का होगा। इसका लोकेलाइज्ड होगा, वो भी कि वो बैक, चूंकि इसमें भी मैनिफेस्टेशन होता है डिस्मेनोरिया में, तो सिम्टोमेटोलॉजी में बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो उसका जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन में डिफरेंस है कि ये 6 मंथ, और जबकि डिस्मेनोरिया जो है वो एनी टाइम किसी भी समय, और ये जब भी होगा वो एक साइक्लिकल ऑर्डर में फॉलो होगा। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन नाम ही बता रहा है कि ये जब भी होगा वो मेंस्ट्रुएशन के अराउंड होगा, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के फेज में हो सकता है या उसके नियर बाय डे में होगा। ठीक, तो इसलिए डिस्मेनोरिया से बिल्कुल ये डिफरेंट कंसर्न हो गया। थैंक यू बॉस। एक रिशु मैम पूछ रहे हैं कि इज देयर एनीथिंग फॉर पेन इन स्कार एंडोमेट्रियोसिस इन प्रीवियस LACS स्कार, या फिर सर्जिकल रिमूवल ही एक ऑप्शन है। देखिए एक्चुअली क्या है कि अगर एंडोमेट्रियोसिस अगर डेवलप होता है, इसमें ज्यादा बेटर ऑप्शन तो होता है सर्जिकल ही। पेन चूंकि सबसाइड करने के लिए हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जो भी वात सामक क्रिया है हम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ऑप्शंस भी हैं, रस औषधियों में अगर हम जाएं तो जो काय चिकित्सा में जो वात सामक औषधियां बताई गई हैं, वात चिंतामणि रस या जो गुगलू प्रिपरेशन से शुरू कर सकते हैं। क्योंकि रस औषधि पे हम डायरेक्ट शिफ्ट नहीं करते हैं, स्त्री को हम लोग ये भी इस एस्पेक्ट में भी लेते हैं कि रस औषधि को डायरेक्ट हम नहीं देना चाहिए, और कास्ट औषधि से शुरू करें या कषाय का है। इसके लिए हमारे पास एक वाइड रेंज था, सॉरी हमने ये थोड़ा वो लेंदी पड़ रहा था, तो मैंने उस कषाय के बहुत सारे और भी ऑप्शंस हो सकते थे, जैसे सहचर आदि ये कषाय है, रासना सुंठे आदि है, रासना सप्तक क्वाथ है, इस तरह का क्वाथ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि ये पेन सबसाइड नहीं होता है, और तब उस स्थिति में हमें जरूरत पड़ता है तो हमें मॉडर्न की ओपिनियन लेनी चाहिए। और उसका जो कि स्कार रिमूवल के लिए ऑप्शन है सर्जरी में, तो उससे भी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। पेन को अगर हमें मान लीजिए ठीक है, पेन अगर हमारा रिलीव हो रहा है तो हम वेट कर सकते हैं कि हाँ कुछ एक लंबे, चूंकि मान लीजिए डेवलप हो चुका है कहें कि इंडोमेट्रियोसिस जो कि सर्जिकल साइट पे है,
उस साइट पे हम ट्रीटमेंट दें। जैसे अपने गुगलू प्रिपरेशन होते हैं, कई बार लोग क्या करते हैं, कंचनार कषाय है, कंचनार के साथ हम गुगलू भी देते हैं, या कभी कभी वरुणादि के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं, तो वो हम दे सकते हैं। लेकिन हम डिनाई नहीं करेंगे कि बिल्कुल इसमें सर्जिकल ऑप्शंस नहीं है, सर्जिकल ऑप्शंस हैं, और सर्जिकल ऑप्शंस भी लेने चाहिए, एक्सेप्ट करने चाहिए। अदरवाइज किसी पेशेंट को ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो हम अपनी पैथी को मतलब कहें कि वो पेशेंट हमारे पास से शिफ्ट होगी और हमारा पैथी कंप्रोमाइज हो जाएगा कि भाई वो पेशेंट एस्केप करके किसी, हम उसको जरूरत हो तो रिफरल करें। तो इसमें सर्जिकल ऑप्शन लेना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्ट बॉस, आचार्यों ने भी कहा है कि अपयश नहीं होना चाहिए। जहां तक लग रहा है कि ट्रीटेबल है वहां ट्रीट करो, और जहां लग रहा है कुछ साध्य है या नहीं ट्रीटेबल है तो उसे छोड़ दो। तो दैट इज अ बेटर ऑप्शन। इसके बाद सर थोड़ा जनरल क्वेश्चन है, शायद टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, कि जिसको रोग बार बार हो रहा है और सही हो जाता है उसको रसायन देना है, तो कौन सा रसायन देंगे? और अगर वो पेशेंट रसायन सेवन के अयोग्य है तो उस टाइम क्या करें? हाँ, रसायन के सेवन के इसमें भी बोला गया है। रसायन में जैसे कुछ ऐसे रसायन हैं, जैसे नित्य, नैमित्तिक और काम में जो रसायन बताए गए हैं, जो नित्य सेवन वाले हैं उसको हम दे सकते हैं। नित्य सेवन के लिए जो रसायन दिए गए हैं वो दे सकते हैं। हाँ, उसका अगर अग्नि दुर्बल है तो हमें अगर लग रहा है कि अग्नि उसकी, तो उसमें हम अग्नि दीपन करते हुए हम रसायन दे सकते हैं कि भाई उसको औषधि का इफेक्ट मिले। अब वैसे रसायन को हम कहें कि औषधि और भोजन के बीच का स्टेज है, लेकिन हम भोजन के लिए जब हम सोचते हैं कि भाई भोजन के पाक के लिए भी अग्नि चाहिए, तो रसायन के लिए भी अग्नि का कॉन्सेप्ट लेते हुए चलें। तो अगर मान लीजिए ऐसा है कि अगर वो अग्नि संदुक्षण की आवश्यकता है तो उसको हम वैसे, जैसे मान लीजिए ठीक है, लवण भास्कर ही दें, हिंगोस्टेक ही दें, है ना, तो इस तरह के कंपाउंड से हम शुरुआत कर सकते हैं, दे सकते हैं, है ना। और हमारे पास ऑप्शंस जैसे है शतावरी है, अगर स्त्री के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बेहतर रसायन है। लहसुन है, इसके लिए कभी नहीं मनाही है, लहसुन आप किसी भी स्थिति में सेवन करा सकते हैं, ये बेहतर एक ऑप्शन होगा। और जैसे है सतपुष्पा है, इसको कभी नहीं मना किया गया। इसके लिए तो आचार्य ने तो एकदम अध्याय, अलग अलग सेपरेट अध्याय बना रखे हैं, है ना। और चरकोक्त भी है, अगर मान लीजिए हमें धातु के हिसाब से भी देना है तो भी, जैसे मान लीजिए अगर लग रहा है तो हम अश्वगंधा है, वो हमें पता है कि ये मांस धातु पे अच्छे काम करेगी, मांस धातु के हिसाब से देते। नर्वस है, कहें कि मतलब नर्व्स को सोच के दे रहे हैं, वहां पे भी अच्छा काम करेगी। और कुछ नहीं तो हमारे पास भी जो सबसे अच्छा अमृता है, जिसको हम आज के रूप में, ये चूंकि कंसर्न ही है, जो ऐसा हो गया है, तो अमृता का तो सेवन कभी भी ऐसा नहीं मना किया गया। अमृता बेहतर एक ऑप्शन हो सकता है। हमारे पास वाइड रेंज है रसायन का। जी, ओके, थैंक यू बॉस। नेक्स्ट भी हमारा थोड़ा टॉपिक से हटके जनरल क्वेश्चन मतलब है कि इज देयर एनी ट्रीटमेंट ऑफ यूटेराइन प्रोलैप्स इन आयुर्वेदा? तो ट्रीटमेंट तो है ऑब्वियसली बॉस, आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस? हाँ, बिल्कुल हम हर में सर्जरी नहीं एडवाइस करते हैं। हम जैसे है क्या कि अब उसकी हम ग्रेडिंग करते हैं कि भाई ये जैसे अगर मान लीजिए प्रोसिडेंसिया का केस है, कंप्लीट प्रोलैप्स है, लग रहा है यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स है, उस स्थिति में हम नहीं कहेंगे कि हाँ ठीक है हम बहुत लाभ पहुंचा दिए, या पेशेंट अगर ऐसा कोई इलनेस नहीं है और पेशेंट मान लीजिए डिबेलिएटिंग कंडीशन की है, बहुत एज्ड है, 80 साल की है, और उसमें सर्जरी पोस्टपोन करना हो, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और उसमें हम जैसे योनि पूर्ण कराते हैं, योनि पिचू आदि, अगर शुरुआत जो है योनि पिचू से कराते हैं, या प्रक्षालन भी कराते हैं, अगर कषाय स्तंभन वाले द्रव्य को चूज करते हुए, लोध्रादी है, स्फटिक है, या कुछ ऐसे कंपाउंड को फॉर्मुलेट करते हुए, तो वहां से अगर हम कहें कि भाई प्रक्षालन से शुरू करें, पिचू दें, पूर्ण करें, पूर्ण के पास हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। ऐसे जितने भी स्तंभन गुण वाले द्रव्य है उसका हम अपने स्वयं से भी कल्पना कर सकते हैं और उसका धारण कराएं। योनि कल्क धारण जो आयुर्वेद में बताया गया, वो ऑप्शन अच्छा हो सकता है, और डिनाई नहीं कर रहे हैं, है ना। तो 3rd डिग्री वाले में तो ठीक है, हम हो सकता है कि उसमें बहुत ज्यादा रिलीफ ना मिले, लेकिन 1st डिग्री और 2nd डिग्री में तो हम बहुत अच्छा रिलीफ ला सकते हैं। तो इसलिए यूट्राइन प्रोलैप्स में बहुत बेहतर हमारा ऑप्शन हो सकता है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के तौर पे। ठीक है, थैंक यू सो मच बॉस। इस पे बस मैं याद ऑन करना चाहती हूँ कि हो सकता है आपके मेरे पास ट्रीटमेंट ना हो, लेकिन आयुर्वेद के पास नहीं है, ऐसा थोड़ा मुश्किल है। हमें और इलेबोरेटिवली सर्च करेंगे तो मिल ही जाएगा। बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच बॉस। आज के इतने ही क्वेश्चंस हैं आपके लिए। बलदेव सर ने भी आपको प्रेज किया है।
जी थैंक यू। सभी को मीनवाइल मैं बीच में धन्यवाद हेतल ज्ञापित मैम भी करूंगा। जुड़ चुके हैं, अर्जुन सर अच्छा भी अच्छा जुड़ चुके हैं। जी जी, तो हेतल मैम आगे सेशन में कुछ आप बोलना चाहेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीक्षा। मेरी मीटिंग चल रही थी और डॉक्टर साहब को भी मैंने फटाफट मैसेज किया। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद डॉक्टर साहब विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से। धन्यवाद करेंगे कि आपने मुझे ये अवसर दिया और इस काबिल समझा कि इस तरह के व्याख्यान में मैं भागीदारी निभा सकता हूँ। आपने ये एक समझा, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि आप तो पहले भी हमारे स्पीकर रह चुके हैं और इमरजेंसी में भी मैं आपको बुलाती थी। और मुझे याद है कि मैंने फेसबुक पे आपका स्पेशल थैंक्स किया था कि उस दिन आपको बुखार था, उसके बावजूद भी आपने कहा था कि नहीं मैडम इतना जल्दी और स्पीकर नहीं मिलेगा, मैं ही आगे पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तैयारी भी की है, मगर आज ही मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो मुझे वो दिन भी याद है डॉक्टर साहब की। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा लेक्चर लिया। और परतंत्र अवलोकनम क्या आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी मुझे लगता है कि बच्चे सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरह से अडॉप्ट करेंगे। और हमारे अपने शास्त्र में इसी से स्थिरमति हो जाती है, जब हम दूसरे के शास्त्र को भी अच्छी तरह जानते हैं। और मैं सभी स्टूडेंट्स का भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और एक बात अभी कहना भी चाहती हूँ कि जब आप परतंत्र अवलोकनम करेंगे ना, उसके बाद जो आपको पेशेंट को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करने का जो ऐसे मजा आता है ना, एक जुनून आता है कि अच्छा इनसे नहीं हुआ, इसको तो हम कर देंगे। तो ये एक पता है और ही नशा होता है, मुझे ऐसे लगता है कि। और एक पेशेंट के ऊपर मुझे जो नशा आता है ना, वो ये आता है कि पेशेंट इस चीज को समझे कि अच्छा आयुर्वेद में पहले आ गए हो तो बहुत अच्छा था, है ना। ये इंप्रेशन मुझे बहुत अच्छी लगती है पेशेंट के मन पे रखनी, कि पहले यहाँ आना चाहिए था। और मैं सोचती हूँ कि वो पेशेंट है ना, बहुत सारे लोगों को फिर कहते हैं कि ऐसे इतना टाइम इधर उधर किया तो तुम तो सीधे वहीं जाओ, है ना। तो ये हमारे आयुर्वेद के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम दोनों साइंस को बहुत अच्छी तरह से पढ़े और अपनी साइंस में जो हम दी बेस्ट कर सकते हैं, है ना। और डॉक्टर साहब ने बहुत सारा आयुर्वेदिक पॉइंट्स इतना जबरदस्त तरीके से उठाए हैं। तो मैं सारे स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगी कि जब मैं आपकी एज में थी ना, तब ऐसे ऐसे सुन के मुझे ऐसे लगता था कि अच्छा ऐसा भी हो जाता होगा, है ऐसे भी रहता होगा। मगर आप सही मानिए बेटा, ये ऐसा ही होता है। इसमें जितने भी डॉक्टर साहब ने विकल्प बताए, है ना, चाहे योग वस्तिका, मात्रा वस्तिका, स्नेहन का, पूरण का, वो सच में कुछ कुछ पेशेंट एक ही विकल्प से पूर्णतः ठीक होते हैं, है ना। किसी किसी में 2-3 विकल्प भी साथ में लगाने पड़ते हैं। तो आप मैं कहना चाहूंगी विश्वास करिए, है ना। तो चरक सुश्रुत पे जो विश्वास करते हैं ना, जो चरक सुश्रुत उसका हाथ पकड़ लेते हैं, वो कहते हैं कि ये तो मेरा बच्चा है भाई। तो ऐसा मुझे कहीं ना कहीं 50 साल की एज में महसूस हो रहा है कि नहीं, सच में हमें अपने शास्त्र पे, है ना, विधेय परमादर, है ना। आप बीएमएस फर्स्ट क्लास में वही पढ़ते हैं, विधेय परमादर, है ना। तो ये चीज करने की जरूरत है। और डॉक्टर साहब विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और डॉक्टर शिल्पी जी से भी हम अनुरोध करेंगे कि वो भी हमें अनुग्रहित करे। तो आप हमारी जैक लगवा दीजिएगा। तो हाँ जी, हाँ जी। तो जो समय उनको उचित है तो फिर मैं फोन करती हूँ आपसे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी आए और अभी तक सुन रहे हैं। तो ये सच में ज्ञान की लालसा है, ज्ञान को प्राप्त करने की एक जबरदस्त उत्कंठा है। तो मैं चाहूंगी कि आप इस उत्कंठा को और प्यास को बनाए रखें, क्योंकि जो व्यक्ति प्यासा होता है ना, वो पानी की खोज में ही रहता है। और पानी की खोज में होता है, उसको पानी मिल ही जाता है ना। फिर नारियल का पानी भी मिल सकता है तो और मजा आ जाता है। तो मैं कहूंगी कि आप प्यासे बने रहिए और प्यास को बुझाते रहिए। तो और विश्व आयुर्वेद परिषद के और प्रीवियस सारे लेक्चर्स 242 से फेसबुक पेज कंटिन्यूस स्टडी सर्कल पर उपलब्ध है। तो अगर आपके कोई लेक्चर्स बीच में छूटे हैं,
है ना। तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप उसमें सुन सकते हैं। डॉक्टर ऋषु जी का तो मैंने अभी मेरे डिपार्टमेंट में 4 स्टूडेंट्स को पकड़ पकड़ के कहा, मैंने कहा इतना बढ़िया सुना नहीं होगा, एग्जाम से पहले बुक ना खोलनी हो तो लेक्चर सुन लेना, मैडम ने सारा रिवाइज कर दिया है। तो डॉक्टर ऋषु जी आज आप आई भी है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और भी सभी लोगों का, अर्जुन भैया का और सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कि आप सभी आए और इस व्याख्यान माला में दीप प्रज्वलन में आपने भी पार्टिसिपेट किया। तो दीक्षा एक बार सर को भी पूछ ले सर, अगर। हाँ जी, बलदेव सर, हम चाहते हैं आप भी अपने कुछ आशीर्वचन हमें जरूर दें। मैम ने मेरे मन की बात छीन ली, मैं बीच में वैसे भी इंटरप्ट करती हूँ मैम आपको। बलदेव सर अगर आप बिजी नहीं हैं तो प्लीज। आशीर्वाद तो विजेंद्र जी का हम सबको मिला ही है ज्ञान के रूप में, और आशीर्वाद तो इस कक्षा में केवल ज्ञान के रूप में ही मिलता है, इसलिए इसमें कोई बड़े छोटे का कोई भेदभाव इस क्लास में हम नहीं रखते। तो विद्यार्थी भी हमारा उतना ही इम्पोर्टेंट है इस क्लास में जितना कोई बड़े पद पे कोई व्यक्ति आसीन है तो वो भी ऐसे, तो इसलिए हम बराबर ही है। इसलिए आशीर्वाद की बात तो इतनी है कि जो वक्ता होता है उसका ज्ञान हम सबको ठीक से मिल पाए, इसलिए हम श्रोता बन के ठीक से उसको सुने। और अंत में मुझे लगता है लेक्चर के बाद सारे अगर ये वीडियो अपना लेंगे तो फिर जो फोटो लेनी रहती है ऐसे लास्ट में एक, तो सब लोग दिख भी जाते हैं और आपस में बातचीत, एक दूसरे का चेहरा दिखेगा, बातचीत करेंगे तो अंत में थोड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए वो हम कर लिया करें लास्ट में वीडियो। मैं सभी से गुजारिश करती हूँ कि आप एक बार अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, सभी पार्टिसिपेंट्स एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए। तो एक बार सभी का, और इसमें डॉक्टर ममता है बाल रोग में, यहाँ कर रही है पीजी, वो अपनी बिल्कुल विश्व आयुर्वेद परिषद की डेडिकेटेड कार्यकर्ता और ज्ञान के लिए पिपासु है ना, ऐसे बढ़िया तरीके से वो हमेशा पूरी कोशिश करती है। तो डॉक्टर साहब आपका भी हार्दिक धन्यवाद, स्वागत, और सभी वीडियो ऑन कर लीजिए। डॉक्टर उमा पांडे जी भी दिख रहे थे कहीं पे, तो अच्छा दीदी भी आए हैं। अच्छा दीदी नमस्कार। मोनालिसा जी हैं। अच्छा मोना जी नमस्कार। आप सभी से वो कहना चाहूंगी कि डॉक्टर मोना बुला रहे थे, पत्रकार, सीनियर पत्रकार मोनालिसा जी, मोनालिसा सैनी, आप आयुर्वेद में बहुत गहरी रुचि रखती है और आपने बहुत सारे लोगों को भी आयुर्वेद के प्रति प्रेरित किया है। तो मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। बस जल्दी से ठीक है, शांति। ठीक है, हाँ जी हाँ जी।